अध्याय 1001 महागुरु। ब्रॉ नाम सुनकर उनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उन्होंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। बल्कि वे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वे उसकी शक्ल किसी ऐसे व्यक्ति से मिला सकते हैं जिसे वे जानते हों, लेकिन फिर भी उसके बटलर वाले कपड़े के अलावा वे कुछ और पहचान नहीं पाए। फिर भी किसी कारण से नेट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे ऐसा महसूस हुआ कि वह इस व्यक्ति को जानता है। ऐसे समय में मेरा दिमाग इतना जोर से क्यों डकार रहा है? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं चीज़ें याद नहीं रख पाता। लैला को सबसे ज़्यादा चिंता लियो और एरिन की इस अजनबी के प्रति प्रतिक्रिया को लेकर थी। लियो साफ तौर पर सतर्क था और एरिन की आंखें पीली चमक रही थीं। उसने एरिन को सिर्फ एक बार इस हालत में देखा था जब उसका सामना किसी पिशाच से होने वाला था। रुको, क्या वो एक पिशाच है? लैला ने पूछा। अब उसे समझ आ रहा था कि बाकी दोनों क्यों सतर्क थे और वो दो क्यूई उपयोगकर्ताओं को इतनी आसानी से कैसे हरा पाया। लियो ने सिर हिलाकर पुष्टि की। वह उसकी आभा से पहचान सकता था और उससे भी ज्यादा जरूरी, एरिन और लियो दोनों उसकी गंध से पहचान सकते थे। कुछ बार हवा सूंघने के बाद नेट भी अब अंतर भांप सकता था क्योंकि लैला ने बता दिया था कि क्या हुआ था। ये थोड़ा निराशाजनक है कि तुम मुझे याद नहीं करते, ब्रॉ ने नेट की ओर देखते हुए कहा। मेरी वजह से ही तुम अभी तक जिंदा हो। आखिरकार नेट के दिमाग में कुछ कौंधा। उसे समझ आया कि उसने इस इंसान को क्यों पहचाना। यह उसकी शक्ल या पहनावे से नहीं बल्कि उसकी आवाज़ से था। जब नेट मौत के कगार पर था तो उसने किसी को सैम को यह निर्देश देते सुना कि उसे कैसे पिशाच में बदलना है। तो यह आप ही थे जिन्होंने सैम को बताया था कि उसे क्या करना है? नेट ने चौंकते हुए कहा। अब बाकी लोग और भी ज्यादा सतर्क हो गए और उन्होंने संकेत दिया ताकि नेट छाया का इस्तेमाल करके उन्हें अपने हथियार तैयार करने की इजाज़त दे सके। यह एक ऐसा कौशल था जो बाद में विकसित हुआ। छाया उपयोगकर्ता से लोग कितनी दूर थे इस पर निर्भर करते हुए वे अपने सहयोगियों पर भी छाया उपकरण इस्तेमाल कर सकते थे। छाया के गायब हो जाने के बाद हथियार प्रदर्शित हो गए और वे हाथापाई के लिए तैयार हो गए। रुको दोस्तों, नेट तुम उसे जानते हो, क्या वह मिलनसार है? लैला ने पूछा। मुझे खुद भी यकीन नहीं है, लेकिन जब हिल्स्टन ने हम पर हमला किया था तब उसने मेरी और डेनिस की जान बचाई थी, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई सुराग नहीं है कि वह कौन है। ओह, ये तो अफसोस की बात है। मुझे लगा था कि शायद मैं यहाँ शापित गुट के किसी और से मिल गया हूँ। सच कहूँ तो ये पूरी तरह से इत्तेफाक था कि हम दोनों एक ही समूह के लोगों के पीछे पड़े थे। ब्रॉ ने समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं या हम दुश्मन नहीं हैं जब तक कि तुम हमें इस नज़र से न देखो। मेरे मालिक क्विन से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि क्विन भी उनसे मिलना चाहेगा। इसलिए हमारे हित में यही है कि हम दोनों साथ मिलकर काम करें। लियो के लिए इस समय चिंता की बात यह थी कि वह अपने सामने खड़े व्यक्ति की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। कुछ पिशाच अपनी आभा की ताकत को दबाने में कामयाब हो जाते थे। उसके अनुभव से ऐसा करने वाले सिर्फ पिशाच शूरवीर या नेता ही थे और लियो के पिशाच शूरवीर रहते हुए वह उन सभी को अच्छी तरह जानता था, लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पहचान नहीं पाया था। लियो को जो करना पसंद नहीं था वह था ऐसे झगड़ों या झंझटों में पड़ना जिनके बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तुमने कहा था कि तुम क्विन से मिलना चाहते हो और तुम हमारे पक्ष में हो। फिर जब तक मैं उनसे जानकारी हासिल नहीं कर पाता तुमने उन दोनों को क्यों मार डाला? लियो ने पूछा। ब्रॉ ने एक कदम आगे बढ़ाया और इससे पहले कि उसका पैर जमीन पर पड़ता उसका पूरा शरीर गायब हो गया और जल्द ही वह उनके पीछे, जहां से वे आए थे, बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। यह आप पर निर्भर है कि आप मेरे पीछे आना चाहते हैं या नहीं, और मैं रास्ते में आपको समझा सकता हूँ, ब्रॉ ने चलते हुए कहा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके स्वामी कौन हैं जिनके बारे में आप पहले बात कर रहे थे? एरिन ने पूछा जैसे ही समूह उसके पीछे गया। ब्रॉ अपने हाथ पीछे करके, पीठ सीधी करके, सफ़ेद दस्ताने पहने हुए चल रहा था। चलते समय वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसे ये भी पक्का पता था कि वह कहाँ जा रहा है। मैं और मेरे गुरु ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि किसकी मदद से इंसानों को महान डालकी से बचाया जाए, ब्रॉ ने समझाना शुरू किया। अगर उन्हें पहले यकीन नहीं था कि वह पिशाच है तो जिस तरह से वह उन्हें इंसान कहता था उससे अब ये साफ था कि वह पिशाच था। हमने सेना का मूल्यांकन पहले ही कर लिया था। हम जानते थे कि समूह पर्याप्त मजबूत नहीं था और साथ ही उनकी व्यवस्था भी चरमरा गई थी। जिस तरह से वे हालात से निपट रहे थे उससे लगता था कि जल्द ही वे खुद को नष्ट कर लेंगे और जब गृहयुद्ध छिड़ा तो हम सही साबित हुए। हालांकि हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मानव जाति गृहयुद्ध से उबर जाएगी और पहले से कहीं ज़्यादा एकजुट हो जाएगी। हमने जो पाया है वह सब शापित गुट के आप लोगों की बदौलत है। आप वो थे जिसकी हमारी गणनाओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी उससे पहले हमने मूल रूप से प्यो के साथ मिलकर काम करने के विचार पर विचार किया था।
उनके पास डाल्की को हराने की बहुत अधिक संभावना थी। वे आश्वस्त थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे कभी भी उन्हें खतरा नहीं समझते थे, इसलिए हमने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने हमें कई अलग अलग चीज़ें दिखाईं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि वे कुछ छिपा रहे थे और इस दौरान किसी और के साथ टीम बनाने का विकल्प सामने आया, जो पहले नहीं था। ब्रॉ ने पीछे चल रहे लोगों की ओर देखते हुए कहा, हम प्यो के बारे में और जानना चाहते थे और पता चला कि वे कुछ छिपा रहे थे। अपनी जांच के जरिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जंगल के दूसरे हिस्से में उनका समूह एक बड़े से परिसर में पहुंच गया जो लगभग किसी कारखाने जैसा लग रहा था। हालांकि अजीब बात यह थी कि वह जगह कितनी शांत थी, और जैसे ही बाकी लोग वहां पहुंचे उन्हें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्हें खून की गंध आ रही थी। आगे बढ़ते हुए ब्रॉ ने दोहरे दरवाजे खोले और ऐसा नज़ारा देखा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जमीन पर इंसानों की लाशें पड़ी थीं, कांच की ट्यूबें टूटी हुई थीं और उपकरण नष्ट हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जमीन पर मरे हुए जानवर भी पड़े थे। सभी एक ही तरह के थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहले से ही प्रगति कर रहा हूं और उन्हें उनके गलत कामों से रोक रहा हूं। पता चला कि प्यो अपने छोटे छोटे प्रयोग कर रहे थे। वे अपनी तरह के जानवर बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा जानवर जो उनकी बात सुनेगा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पाया कि उन्होंने ब्री परिवार के कई आवारा सदस्यों को बांध रखा था। वे एमसी कोशिकाओं को निकालने या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जानवरों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। क्लोनिंग तकनीक से वे कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो पूरी तरह से उनके प्रति वफादार हो। प्यो ये सब कर रहा था, लेकिन कैसे? उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं चल सकता था। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं होने देती, लैला अविश्वास से चिल्लाए। जब कोई संगठन बहुत बड़ा हो जाता है तो कभी कभी हर कोई यह नहीं जान पाता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ब्रॉ ने जवाब दिया, हो सकता है तुम्हारी माँ को इस बारे में कुछ भी पता न हो। फिर भी हमने तय किया कि इसे रोकना जरूरी है। आखिरकार अगर अगली डाल्की को इंसान ही बनाए तो ये बहुत बुरा होगा, है न? समूह ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जबकि ब्रॉ वहीं खड़ा रहा। जबकि वे ऐसा कर रहे थे, वे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्हें कुछ मिल सकता है, कोई जानकारी। बस कुछ सदस्यों की पीठ पर कुछ और नंबर मिले जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि वे प्यो के सदस्य थे। लैला ने भी प्यो बेस पर रहते हुए कुछ निचली रैंकिंग वाले सदस्यों को पहचान लिया था। हालांकि इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला, न कोई अतिरिक्त जानकारी, न ही कोई टर्मिनल। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और सारी जानकारी अपने पास रख ली, नेट ने कहा। हम कुछ नहीं सीख पा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेलिंग? ब्रॉ ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर काम करें। आगे बढ़ो, मुझे बताओ कि तुम इन लोगों से क्या पाने की उम्मीद कर रहे थे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। समूह एक पल के लिए रुक गया। वे अभी भी सोच रहे थे कि कहीं ये सब कोई चाल या साजिश तो नहीं है। यहाँ तक कि जो जानकारी उन्होंने दी थी उसे भी सच बताना मुश्किल था, लेकिन लियू, जो दूसरों से ज्यादा निडर था, बोल पड़ा। हम दो बातें जानना चाहते हैं। प्यो का बेस कहाँ स्थित है और प्यो का नेता कौन है? लियू ने पूछा। अगर आप बस इतना ही पूछ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शापित गुट घटनाओं से उतना अपडेट नहीं है जितना हमने सोचा था। अगर आप बस इतना ही जानना चाहते हैं तो मुझे आपके लिए दोनों सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। शापित जहाज पर सैम के लिए यह एक सामान्य दिन जैसा लग रहा था। जानवरों जैसे ग्रहों पर कोई घबराहट वाली घटनाएं नहीं हो रही थीं। कोई आंतरिक विवाद नहीं था कि उसे कुछ चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए, या कोई अलग विभाग बड़े बजट की मांग कर रहा था। सब कुछ शांतिपूर्ण था। सैम को ये पल सबसे ज्यादा पसंद थे जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होता था। आखिरी काम जो करना था उसे पूरा करके सैम अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जो शापित गुट के नेताओं की बैठक की मेज के सबसे आगे थी। मेज एक थोड़े से ऊंचे मंच पर थी जिस पर घुमावदार सीढ़ियां थीं जो पूरे जहाज के नियंत्रण केंद्र तक नीचे जाती थीं। सैम की सीट के बारे में अच्छी बात यह थी कि वह घूम सकता था और कांच के बाहर देख सकता था, साथ ही नीचे उन सभी को भी देख सकता था जो कड़ी मेहनत कर रहे थे। मुझे लगता है मुझे दोबारा जांच कर लेनी चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण काम तो नहीं है, या शायद भविष्य में कुछ ऐसा है जिसे करने की जरूरत है ताकि मैं बाद में अपने काम से मुक्त हो सकूं। सैम ने खुद से कहा। किसी को भी इस बात में कोई शक नहीं था कि सैम काम का दीवाना था। हालांकि उसके पास करने को कुछ नहीं था, फिर भी उसे लगता था कि कुछ काम तो करने ही हैं। कैलेंडर खोलते ही सैम ने आज की तारीख देखी। 23 जुलाई थी, फिर भी किसी वजह से उस पर लाल निशान लगा हुआ था। क्या मैंने ऐसा किया? मैंने इसे बिना किसी कारण के चिन्हित नहीं किया होगा। हालांकि जब तारीख को देखा तो उस पर कोई नोट नहीं था, जैसा कि वह आमतौर पर अन्य तारीखों के लिए करता था। उसने सोचने की कोशिश की कि आखिर वो घटना क्या होगी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया, न ही ये कि वो तारीख इतनी अहम क्यों थी। अगर बात इतनी बड़ी होती तो ज़रूर कोई और उससे इस बारे में बात करता।
कैलेंडर बंद करते हुए सैम ने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा। उफ, ये तो मुझे पागल कर देगा। अगर मुझे पता नहीं चला कि वो घटिया तारीख क्यों लिखी गई थी। सैम ने गुस्से में सोचा। उसने शापित गुट के उन लोगों को फ़ोन किया जो उस समय जहाज़ पर मौजूद थे। हर एक से बात करने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं है। आखिरकार उसने लोगन से संपर्क करने का फैसला किया। लोगन अक्सर व्यस्त रहता था, इसलिए सैम उसे फ़ोन करना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे और भी ज़्यादा ये बात परेशान कर रही थी कि किसी को नहीं पता था कि उसने ये तारीख क्यों लिखी है, और उसे यकीन था कि उसने ये गलती से नहीं किया होगा। माफ़ कीजिए, मुझे भी नहीं पता क्यों। हालांकि मैं कुछ सिस्टम्स को क्रॉस रेफरेंस करके देख सकता हूं कि कुछ हो रहा है या नहीं, लोगन ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि यह एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन सैम ने उसे फिर भी ऐसा करने को कहा। अगर लोगन को कुछ नहीं मिला तो उसे बस हार माननी पड़ेगी और यह मान लेना होगा कि या तो किसी और ने उसके कैलेंडर में छेड़छाड़ की है या उसने गलती से कुछ कर दिया है। हालांकि लोगन को सैम को वापस बुलाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मुझे लगता है कि मुझे वह तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका कारण मिल गया है। उन चीज़ों का क्रॉस रेफरेंस करते समय मैंने उस तारीख से जुड़ी हमारे क्षेत्र की सभी घटनाओं को देखा। फिर मैंने उन्हें कर्स्ट से जुड़ी घटनाओं से मिलाया और उन्हें इस आधार पर क्रमबद्ध किया। अरे लोगन, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? सैम ने व्याख्या की। हाँ, आज क्विन का जन्मदिन है, लोगन ने कहा और जल्दी से फ़ोन काट दिया। अब सैम को एहसास हुआ कि उसने तारीख क्यों नोट कर रखी थी। यह एक दुर्लभ अवसर था जब कोई अपना जन्मदिन मना पाता था, लेकिन क्विन के लिए पिछली बार वह इतना व्यस्त था कि किसी को पता ही नहीं चला। इसी वजह से सैम उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना चाहता था, लेकिन कुछ भी व्यवस्थित करने और कोई नोट लिखने से पहले ही उसे रोक दिया गया। सैम तुरंत काम पर लग गया। क्विन अभी भी स्कूल में पढ़ा रहा था, हालांकि सप्ताहांत था इसलिए उसे ज़्यादा व्यस्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो काम वह करना चाहता था उसके लिए उसे ध्यान भटकाने के लिए अंदर से किसी की ज़रूरत थी। पहले सैम पीटर से संपर्क करने वाला था, लेकिन उसने किसी और से संपर्क करने का फैसला किया। तो आप चाहते हैं कि मैं क्विन का ध्यान आधे दिन या कम से कम कुछ घंटों के लिए भटका दूं, क्योंकि आज लड़के का जन्मदिन है, हेलेन ने जवाब दिया। हाँ, और यह भी सुनिश्चित करो कि उसे इसके बारे में पता न चले। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सैम ने पूछा। मेरे दिमाग में एकदम सही चीज़ है, उसने जवाब दिया। आप जो भी करते हैं आप बहुत मेहनती लगते हैं, हेलेन ने टिप्पणी की। जानते हैं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने किसी सहायक से यह काम करवा सकते हैं। क्विन ने ऊपर नहीं देखा कि वह कौन था, लेकिन उनकी आवाज़ से वह बता सका कि वह हेलेन थी। कोई बात नहीं, मुझे ये काम अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ एक शिक्षक के तौर पर होता हूँ तो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता हूँ। क्विन ने टैबलेट नीचे रखते हुए हेलेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। ज़रा सावधान, किसी भी लड़की को इस तरह मुस्कुराओ और बैकग्राउंड में रोशनी तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो तो वो तुम्हें खा जाएगी, हेलेन ने कहा। मुझे खा जाओ, क्विन ने जवाब दिया। तो खाने के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए था? क्विन को गलतफहमी हुई। तुम्हारा मुझसे डेट पर जाने का दायित्व है और मुझे लगता है कि यह डेट के लिए एकदम सही दिन है, क्या तुम्हें नहीं लगता? जन्मदिन के लड़के, तुम्हें कैसे पता? क्विन ने आश्चर्य से उत्तर दिया। मुझे अपने भावी पति के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, है ना? अभी वह उस उड़ती हुई ट्यूब पर सवार था जो उन्हें स्कूल से बाहर मुख्य शहर में ले जा रही थी। सैन्य परिवार के लिए आराम करने, खेलने और जीवन का आनंद लेने की जगह। मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए एक आधुनिक शहर जहां खेल, फिल्में और भी बहुत कुछ है। खैर, मैंने कहा था कि मैं ऐसा करूंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आक्रामक होगी। ट्रेन में क्विन खड़ा हो गया क्योंकि सप्ताहांत में ट्रेन व्यस्त थी। वह एक सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा था और हेलेन को बैठने दे रहा था, लेकिन हेलेन भी खड़ी हो गई और अपनी देह को उसकी ओर धकेल दिया। वह उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर थी और अब वह उसे और करीब से देख पा रहा था। उसकी लंबी सीधी टांगें, उसके गोल मटोल बेर जैसे नितंब और उसके गुलाबी बाल जो उसकी लाल लिपस्टिक के साथ मैच कर रहे थे। उसके बालों का रंग अक्सर बदलता रहता था, लेकिन क्विन को गुलाबी रंग काफ़ी पसंद था, इससे हेलेन थोड़ी खतरनाक दिखती थी। खतरनाक किस्म के हो, है ना? क्या तुम काफ़ी मुसीबत में नहीं पड़ते? मैं यहाँ अंदर तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूँ, विंसेंट ने चिढ़ाते हुए कहा। आखिरकार वे अपने स्टॉप पर पहुँच गए और क्विन जल्दी से ट्रेन से उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह उसे और देर तक घूरता रहा तो क्या होगा। क्या ये कोई उल्टा आकर्षण प्रभाव है या कुछ और? क्विन ने सोचा। तुम एक किशोर हो जो अभी 18 साल का हुआ है, ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, विंसेंट ने तर्क दिया। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी थी? तुमने मुश्किल से कुछ खाया, हेलेन ने गौर किया। दरअसल क्विन भूख से मर रही थी, लेकिन उस भूख से नहीं जो उसने सोची थी। खुशकिस्मती से रेस्टोरेंट में कुछ मीट था जो उसने काफ़ी कच्चा ऑर्डर किया था, जिससे उसे कुछ देर के लिए संतुष्टि मिल गई।
कोई बात नहीं, मुझे तो बस घर का बना खाना ज़्यादा पसंद है। क्विन ने जवाब दिया, मैं सोच रहा था हेलेन, तुम एक खूबसूरत लड़की हो, मजबूत हो और एक मजबूत गुट की नेता थी। तुम जिसे चाहती उसे अपना सकती थी। तुम्हें मेरे जैसा लड़का क्यों पसंद है? क्विन ने पूछा। हेलेन ने अपना चम्मच नीचे रख दिया जिससे वह आइसक्रीम खा रही थी और क्विन की ओर ऐसे देखा जैसे ये कोई बेवकूफ़ी भरा सवाल हो। क्विन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? जैसा तुमने कहा, मेरे मानक ऊंचे होने चाहिए क्योंकि मैं किसी को भी पा सकती हूँ। तुम शापित गुट के नेता और दुनिया के नेताओं में से एक हो। लेकिन सिर्फ इसी वजह से नहीं, तुम उन लोगों से अलग हो जिनके पास तुम्हारी शक्ति है। क्विन, बहुत से लोग वादे तो करते हैं लेकिन जब वे शिखर पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पूरा नहीं कर पाते, या जब मुश्किलें आती हैं तो हार मान लेते हैं, लेकिन क्विन, तुम नहीं। यही बात मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। उसने आइसक्रीम का एक बड़ा स्कूप लेते हुए कहा। लेकिन मैं तो केवल 18 साल का हूँ। क्या यह अजीब नहीं है? और मैं 24 साल की हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो 20 के आसपास की दिखती हो और तुम तो कभी कभी अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव भी नहीं करती। क्विन, हेलेन ने कहा, तुम केवल 24 साल के हो। मैंने सोचा था कि तुम बड़ी उम्र। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि मैं जिस पद पर थी। मैंने डेज़ी गुड की शुरुआत नहीं की थी। मेरी बहनें मुझसे बड़ी हैं, लेकिन बाद में मेरी प्रतिभा का पता चला और मेरी बहनों ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। उन्होंने मुझे इस पद पर बिठाया और मुझे जगह दी। तो क्या अब तुम मुझे पसंद करते हो? हेलेन ने पूछा। क्विन ने सोचा, लेकिन उस समय उसके दिमाग में कुछ बातें घूम रही थीं। उसके दिमाग में कुछ और भी बातें उभर रही थीं और ऊपर से हेलेन भी इंसान थी। क्या एक पिशाच और इंसान के बीच कोई सच्चा रिश्ता हो सकता है? और अगर क्विन उसे अभी बता दे कि वह असल में क्या है, तो क्या वह भाग जाएगी? उसी समय हेलेन के कम्युनिकेटर पर एक संदेश आया। समय आ गया था। ठीक है, अब तुम्हें मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। चलो वापस चलते हैं। वापसी के सफ़र में क्विन ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके मन में फिर से बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन उसने बाहर बिताए दिन का भरपूर आनंद लिया था और यह उसके पिछले जन्मदिनों से कहीं बेहतर था। इससे पहले जितने भी जन्मदिन उसके साथ बीते थे उन सभी में उसके आसपास कोई नहीं था। जब वे स्कूल पहुंचे तो हेलेन ने कहा कि एक शिक्षक ने उनसे कुछ मांगा है और उन्हें कक्षा के शिक्षण कक्ष में मिलने के लिए कहा है। जैसे जैसे वे इमारत के पास पहुंच रहे थे, क्विन को अंदर से कई दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं और कई पैरों की हल्की सरसराहट की आवाज़ भी जो धीरे धीरे फर्श पर आ रही थी। वह सोच रहा था कि उसे ऐसे समय क्यों बुलाया गया होगा और कमरे में इतने सारे लोग क्यों होंगे। उसके पास पहुंचकर दरवाजे खुले और एक साथ कई धमाके और पॉप की आवाज़ें सुनाई दीं। गुब्बारे हवा में उड़ गए और एक जोरदार सरप्राइज की आवाज़ आई। सब ने एक साथ चिल्लाया। दिल की धड़कनें सुनने के बाद भी क्विन को एक पल के लिए भी किसी सरप्राइज बर्थडे पार्टी की उम्मीद नहीं थी। उसने बस यही सोचा था कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और देखना होगा कि इस सब में कितनी मेहनत लगी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन है, क्विन ने कहा। पार्टी के दौरान जब क्विन सभी लोगों से घुल मिल रहा था, सैम ने देखा कि उसे नेट से एक संदेश मिला है जिसमें लिखा था कि वे लोग वापस आ रहे हैं और कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। यह एक और सामान्य स्कूल का दिन था। हालांकि एक और एक नियमित दिन को एक साथ रखना बहुत कम संभव था। अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसे देखते हुए क्विन और उसके साथियों को एक सामान्य दिन अजीब लग रहा था। उसने एक शानदार जन्मदिन मनाया जिसे वह जीवन भर याद रखेगा, लेकिन जल्द ही बाकी सभी लोग अपने अपने नियमित कामों के लिए चले गए। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि वे मेरे बिना भी इतनी अच्छी तरह काम कर सकते हैं, क्वीन ने कल की बात याद करते हुए सोचा। होमरूम कक्षा में उसने देखा कि छात्र पहले के विपरीत जोश से भरे और उत्साहित थे और उनमें से किसी के भी शरीर पर चोट या निशान नहीं थे। एलेन के साथ जो हुआ था वह सभी को पता चल गया था और स्विन और शिरो को उनके कौशल का शानदार प्रदर्शन करते देखकर बाकी छात्र अब अपनी कक्षा को कमज़ोर नहीं समझते थे। हालांकि इससे समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन क्विन के अब तक के सभी कामों से ज़रूर मदद मिली थी। फिर भी एक बात थी जिस पर वह बहस कर रहा था और वह थी छात्रों को क्यूई सिखाना। क्या ये सचमुच एक अच्छा विचार है कि सभी को ये सिखाया जाए, जैसे कि क्षमताओं में कुछ लोग क्यूई में प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ नहीं? इससे एक और समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्विन ने सोचा। आपको याद रखना होगा कि हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ चीज़ों में हमसे बेहतर होंगे। कुछ बच्चे लिखने में बेहतर होते हैं तो कुछ गणित में। यह ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आप रोक नहीं सकते। और याद रखना, हो सकता है कि प्यो जल्द ही अपने सभी सदस्यों को पढ़ाना शुरू कर दे क्योंकि इस समय सेना कमज़ोर है, विंसेंट ने समझाया। हाँ, लेकिन गणित से किसी की जान नहीं ली जा सकती। मुझे लगता है, मेरा कहना यह है कि अगर मैं इन बच्चों को की सिखाऊं और बात बिगड़ जाए तो पूरी गलती मेरी होगी। क्विन के लिए यह समझना मुश्किल था। वह ऑस्कर और विंसेंट दोनों के तर्कों से सहमत था।
सभी को लग रहा था कि दूसरों को क्यूई सिखाना एक अच्छा विचार है, कम से कम उनके अपने भले के लिए तो। शायद मुझे लियो के वापस आने पर ही उसे परामर्श देना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी यह ठीक नहीं लगता कि मैं पहले उससे पूछे बिना दूसरों को सिखाऊं। क्विन ने सोचा। स्कूल में बच्चे लंच ब्रेक ले रहे थे। चकी जैसे नए भेष में सिल अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अदृश्य इंसान हो। ये दो वजहों से अच्छा था। पहला, कोई उन पर हमला नहीं करता था। पहले जब दूसरों को सिल की काबिलियत का पता चलता था या वे उसे कमज़ोर समझते थे, तो लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब उन्हें याद भी नहीं रहता था कि सिल उनकी कक्षा में है। दूसरा कारण ये था कि अदृश्य होने के कारण वे अधिक से अधिक क्षमताओं की नकल करने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन जिस क्षमता की उन्हें आवश्यकता थी या जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह मददगार होगी, वह कभी नहीं मिल पाती थी। ये बच्चा, वह आमतौर पर मूड में रहता है, लेकिन आज। चकी ने सोचा, अरे, मुझे ज़्यादा नहीं पता कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार हम वो क्षमता ढूंढ ही लेंगे जिसकी आपको तलाश है। हमारे पास लोगन है, जिसके पास सभी डेटाबेस तक पहुंच है। इसलिए जो भी नई क्षमताएं दर्ज होंगी, वो उन्हें ढूंढ लेगा, और क्विन अब दुनिया के अग्रणी लोगों में से एक है, इसलिए जानकारी हासिल करना आसान होगा। ये सुनकर सिल ने बस सिर हिलाया और रोटी का एक छोटा टुकड़ा उसके मुंह में ठूंसना जारी रखा। चकी की उसे खुश करने की कोशिश नाकाम हो गई थी। कुछ सेकंड बाद शिरो, वीनस और स्विन उनके बगल वाली सीट पर बैठे दिखाई दिए। जब से सिल और चकी ने उन्हें बचाया था, वे उसके शुक्रगुजार थे, और अगर वे चकी को अकेला देखते तो उसके पास आकर बैठ जाते, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। तीनों लड़के बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें नई ख्याति मिल गई है। गलियारे से गुजरते हुए छात्र हर समय उनके बारे में बातें करते रहते थे, जो उन सभी के लिए पहली बार था। उत्साह से बातें करने और शेखी बघारने के बाद उन्होंने लड़के के उदास मूड पर ध्यान दिया। अरे, क्या तुम्हारा भाई ठीक है? वीनस ने पूछा। मेरे भाई, चकी ने जवाब दिया, और उसने देखा कि वे सिल के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उसकी शक्ल अब उसके जैसी ही थी। अरे हाँ, वो बस कुछ न मिलने से परेशान है। शेरो ने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि इस लड़के का व्यवहार सिल जैसा ही था और वह चकी के साथ घूम रहा था, और यही सिल है। वह उसे खुश करने के लिए कुछ करना चाहता था, क्योंकि उस दिन सिल ने जो कहा था उसने उसे बहुत प्रभावित किया था। सोचता हूँ सिल ने ऐसा क्या जीवन जिया होगा कि ऐसा सोचता होगा, शेरो ने सोचा। जब सिल ने उसकी तरफ देखा तो नज़रें मिलाने से बचने के लिए उसने पलटकर जूस का डिब्बा ज़मीन पर गिरा दिया। उसे उठाने के लिए नीचे जाते हुए कुछ चीज़ मेज पर गिर गई थी, और शेरो के एक खास समय पर झुक जाने की वजह से वह चीज़ सिल के चेहरे पर आकर लगी। क्या हुआ? क्या किसी ने हम पर कुछ फेंका है? वीनस ने उस जगह को देखते हुए कहा जहां से वह वस्तु फेंकी गई थी। शेरो, चलो अभी फिर से लड़ते हैं। कैंटीन हॉल के उस पार से एक लड़का चिल्लाया। मैं थक गया हूं सब ये कहते सुनते हुए कि मैं तुमसे हार गया, जबकि मैं जीत गया था। चलो, अगर तुम इतने मजबूत हो तो हम अभी लड़ सकते हैं। जेन चिल्लाया। शेरो और बाकियों के बारे में छात्रों की बातें भी वैसी ही थीं। जब भी वे जेन को देखते तो वे उसके बारे में सकारात्मक बातें नहीं करते थे, बल्कि सोचते थे कि उसे झूठी जीत मिली है। दरअसल जेन खुद इस बात को लेकर परेशान हो रहा था। इधर उधर घूमते हुए उसे लगा कि वह सब लोगों को उसके बारे में बातें करते हुए सुन सकता है। उनके होंठ विजेता और हारने वाले शब्दों में बदल रहे हैं, और उसे लगा कि ये बातें उसी के लिए कही जा रही हैं। हाँ, मैंने तो कोई लड़ाई भी नहीं हारी और सब मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है क्या करना है, जेन ने सोचा, जैसे ही वह अपनी क्षमता को सक्रिय करने वाली प्रैक्टिस बीस्ट बॉलर्स में से एक को अपने साथ लेकर घूम रहा था। एक बड़ी, गोल, काली, भारी गेंद। कुछ सेकंड पहले उसने उसे शेरो की तरफ फेंका था, क्योंकि वह उसे खुश और आत्मसंतुष्ट देखकर मुस्कुरा रहा था। जेन का निशाना तो अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्य से शेरो अपना जूस का डिब्बा जमीन पर गिराने के बाद नीचे झुका और गेंद किसी और को जा लगी। सिल को लगी, जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। क्या तुम ठीक हो? शेरो ने पूछा। सिल खड़ा था और उसके मुंह या नाक से खून जमीन पर गिर रहा था, लेकिन ये बताना मुश्किल था क्योंकि सिल जमीन की तरफ देख रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि शेरो जमीन पर गिरती मिट्टी के टुकड़े भी देख सकता था। आओ शेरो, मुझसे यहीं और अभी लड़ो, जेन चिल्लाता रहा। उसके आसपास खड़े लोग जेन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शेरो इस समय सिल के लिए ज्यादा चिंतित था। लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो वह थोड़ा पीछे हट गया। सिल का चेहरा विकृत हो गया था, उसका आधा हिस्सा गिरता हुआ सा लग रहा था, ऊपर दाईं ओर और मुंह के आसपास फटा हुआ था, जहां से काफी खून बह रहा था क्योंकि उसके कुछ दांत टूट गए थे या ढीले हो गए थे। क्या ये किसी प्रकार का मुखौटा है? शेरो ने अनुमान लगाया। सिल ने तुरंत जमीन से पिछली गेंद उठाई, फिर चकी, सिल और आखिर में वीनस पर हाथ रखा। वह आगे बढ़ा और उसका मुखौटा उखड़ने लगा क्योंकि अब वह काम नहीं कर रहा था और खून से लथपथ सिल अब दिखाई देने लगी। क्या बकवास है? क्या तुम उसके पालतू प्रेमी हो या कुछ और? यहाँ से चले जाओ।
मैं तुम्हें नहीं चाहता, जेन चिल्लाया। आसपास के सभी लोग सिल पर नजर गड़ाए हुए थे और तभी कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। अरे, क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने एलिमेंटल क्लास में ग्रेलिश के हेड जनरल को हराया था? हाँ, वह लापता हो गया और कोई भी उसे ढूंढ नहीं सका। मुझे लगता है कि मैंने अभी उसका चेहरा बदलते देखा है। जेन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, काली गेंद अविश्वसनीय गति से उसकी ओर तेजी से आई और उसके पीछे भारी वजन था। जैसे ही वह जेन की छाती से टकराए, उसकी हड्डियों में अंदरूनी दरार पड़ गई और वह हवा में पीछे की ओर धकेल दिया गया। गेंद लगातार हिलती रही, उसे और धकेलती रही, हवा में उछलते हुए उसका शरीर दूसरे छात्रों से टकराता रहा। आखिरकार वह दीवार से टकरा गया और काली गेंद जमीन पर गिर गई। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सिल आगे बढ़ा और अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करके जेन को दीवार से बाहर खींच लिया और उसे हवा में मंडराते हुए अपनी ओर ले आया। तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं सीखते, और अब तुमने मेरा मुखौटा तोड़ दिया, सिल चिल्लाया। जल्द ही सिल जेन के हर अंग को खींचने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जेन दर्द से चीखने लगा और कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं था। सिल, तुम उसे मार डालोगे, रुको, शिरो चिल्लाया। उसके पास एक मौका था और अब वह एक से ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर वह जिंदा रहा तो और भी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, सिल चिल्लाया। कैंटीन में मौजूद शिक्षक तुरंत हरकत में आ गए। छात्रों को लड़ते देख वे बीच में कूदकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक कहीं से पानी की बौछारें उन पर पड़ने लगीं। अब सभी छात्र सिल और जेन से दूर रह रहे थे और जल्द ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी, क्योंकि जेन का कंधा उसके जोर से बाहर खींच लिया गया था। अरे, अगर सिल ऐसा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, चकी ने सोचा। क्विन, मुझे जवाब दो, तुरंत कैंटीन में आओ, सिल के साथ कुछ हुआ है, वह नियंत्रण से बाहर है। क्विन को एक हताश कॉल किया गया, लेकिन चकी को यकीन नहीं था कि कॉल पहुंची या नहीं। वह बहुत घबराया हुआ था और उसने बस रिसीवर पर एक संदेश चिल्लाकर भेजा, उम्मीद करते हुए कि वह पहुंच जाएगा और क्विन को पता चल जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि अगर कोई इस घटना को रोकने के लिए आगे नहीं आया तो कैंटीन के फर्श पर एक मृत छात्र पड़ा होगा। यदि ऐसा हुआ तो चकी को सच में नहीं पता था कि शापित गुट ऐसी घटना से कैसे उबर पाएगा। वह जानता था कि क्विन दूसरों को यह समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि शापित गुट ही सही जगह है, लेकिन एक बार यह बात सामने आ गई कि शापित गुट ने अपने आदमियों को भेष बदलकर स्कूल में भेज दिया था और एक छात्र की हत्या कर दी थी। कोई भी ऐसे गुट में शामिल नहीं होना चाहेगा। अपनी बेल्ट के चारों ओर बंदी काली गेंदों को पकड़कर चकी ने उन्हें सिल के पैरों पर निशाना साधते हुए फेंका। मुझे माफ करना, सिल, लेकिन मेरा काम तुम्हारी रक्षा करना है और इससे तुम्हें थोड़ा दुख हो सकता है। हालांकि जैसे ही काली गेंदें पास आईं, वे हवा में ही रुक गईं और जो हाथ खाली था उससे उसने धीरे से गेंदों को अपनी हथेली की ओर लाया और उन्हें अपनी जगह पर थाम लिया, जबकि बाकी गेंदें जेन को पकड़े रहीं। एक बार फिर एक और पॉप की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि जेन का दूसरा हाथ भी उखड़ गया था। वह एक हाथ से भी ऐसा कर सकता है, सिल कितना ताकतवर है, स्विन ने सोचा। अब उसे लगने लगा था कि जब सिल ने प्रधान सेनापति को हराया था तब की अफवाहें बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही गई थीं। इतनी ताकत के साथ वह बता सकता था कि सिल बेहद ताकतवर है। कमरे में इस समय कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। सिल की दूर गति क्षमता इसलिए प्रबल थी क्योंकि उसने न केवल अपने निकटस्थ लोगों की शक्तियों को एकत्रित कर लिया था, बल्कि सुबह में अपने कार्य में लगे रहने के कारण उसने अन्य छात्रों को भी स्पर्श किया था तथा उनकी क्षमता जानने का प्रयास किया था, जिससे सिल की क्षमताएं अधिकतम स्तर तक बढ़ गई थीं। क्या तुम भूल गए कि मुझमें भी तुम्हारी जैसी क्षमता है? सिल ने पीछे की गेंदें पकड़ते हुए कहा। तुम मुझे मारने वाले तो नहीं हो, है ना? चकी चिल्लाया। हम एक ही तरफ हैं। सच में, क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी? सिल ने जवाब दिया। यह जवाब सुनकर चुकी को एहसास हुआ कि उसे बहुत चोट लगने वाली है। सिल को कुछ झटका लगा था और वह समझ नहीं पा रहा था। गेंदें उसके हाथों से छूट गई थीं और गति तेज हो गई थी, उसकी दोनों जांघों में लगी, उसकी मांसपेशियों के नीचे की हड्डियां कुचल गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। वीनस और स्विन के हस्तक्षेप करने और सिल को रोकने की कोशिश करने का सारा विचार खिड़की से बाहर चला गया था, लेकिन शिरो नहीं। सिल, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे पहले नहीं कहा था कि किसी को मत मारो? मुझे जिंदगी भर इसका कितना पछतावा होगा। तुम्हें भी होगा, है ना? शिरो चिल्लाया और विनती की। तुम सही कह रही हो, क्योंकि देखो मेरे साथ क्या हुआ है, सिल ने ऐसी आवाज में कहा जो मानो बहुत दर्द में हो। शिरो को नहीं पता था कि सिल के शब्द कितने भारी थे। तुम कहाँ हो, क्विन? चकी चिल्लाया। उसी समय दरवाजे खुल गए और सभी छात्रों के बीच से कोई व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दिया। मैं क्विन नहीं हूँ, लेकिन मैं उतना ही अच्छा हूँ, पीटर चिल्लाया और हवा में उछलकर उस खुले क्षेत्र में चला गया जहाँ दोनों लड़ रहे थे, लेकिन वह कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा क्योंकि वह भ्रमित था। रुको, क्या? पीटर ने सोचा, क्या उसे मेरा संदेश नहीं मिला?
मुझे लगा कि क्विन ने उसे भेजा है, शायद कुछ और ही था और उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। चकी ने सोचा। सिल, रुको सिल, वह पागल हो गया है। चकी चिल्लाया। पीटर कैंटीन में इसलिए आया था क्योंकि उसका आत्मा शस्त्र उसे वापस मिल गया था। पीटर अपने आत्मा शस्त्र से एक बार में सिर्फ एक ही मिट्टी का मुखौटा बना सकता था और जब वह नष्ट हो जाता तो पीटर को पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। मौजूदा समय के हिसाब से उसे अंदाजा था कि सभी छात्र कैंटीन में होंगे। हालांकि उसे लगा कि सिल को ही चोट लगी होगी, सिल को नहीं, इसलिए वह असमंजस में पड़ गया। चकी को जमीन पर घायल पड़ा और सबको इधर उधर बिखरा हुआ देखकर वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सिल, उस बेवकूफ़ छात्र को नीचे उतार दो, मुझे पता है कि वे परेशान करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। पीटर ने मांग की। क्या यही हमारा लक्ष्य नहीं है? क्या यही हमें करना नहीं चाहिए? दुनिया को बदतर बनाने वाले इन लोगों से छुटकारा पाना, यही सबसे आसान तरीका है। इनके जैसे लोगों ने स्कूल में वोर्डन और क्विन का जीना मुश्किल कर दिया था। मैं सबकी मदद कर रहा हूँ, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो, टिल ने कहा। ये शब्द सुनकर पीटर के सिर की नसें उभर आईं, उसका एक हाथ खुल गया, उसकी उंगलियां सीधी हो गईं और वह आगे चलने लगा। ये देखकर सिल ने पीटर को धीमा करने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया और यह काम भी कर गया, लेकिन पीटर ने अपनी ताकत से उसे आगे बढ़ाया। सिल, मुझे जाने दो और तुम्हें वो थप्पड़ मारो जिसके तुम हकदार हो, बिगड़ैल बच्चे। पीटर चिल्लाया और बलपूर्वक आगे बढ़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ पर कई टन वजनी हाथी है और वह उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। दांत पीसते हुए वह आगे बढ़ता रहा। तुम्हें लगता है कि लोग नहीं बदल सकते, खासकर बच्चे? मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें पता ही होगा कि मैंने उस समय क्विन के साथ क्या किया था। तुम्हारे हिसाब से तो मैं भी मरने लायक था और मैं शायद तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं हर दिन अपने किए की भरपाई करने की कोशिश करता हूँ। पीटर फिर से आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। अब सिल के पास जेन को फर्श पर गिराने और दोनों हाथों से पीटर को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो अब उससे लगभग 2 मीटर की दूरी पर था। जनरल पीटर शक्तिशाली हैं, स्विन ने सोचा, ये जानते हुए कि सिल को अभी कितनी शक्ति का उपयोग करना होगा, और पीटर उससे भी आगे जा रहा था। सिल, मुझे पता है तुम परेशान हो, मुझे पता है तुम वोर्डन को वापस चाहती हो, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन अपना गुस्सा इन छात्रों पर मत निकालो। मुझ पर निकालो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो जिसे वोर्डन की याद नहीं आती। स्कूल के दौरान मेरे सिर्फ वही और क्विन ही दोस्त थे। मैं उसे यहीं वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ये सब बकवास करके किसी का भला नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ मौजूद लोगों के लिए और भी मुसीबतें खड़ी कर रहे हो। पीटर ने आखिरकार अपना हाथ सिर के ऊपर उठाया और धीरे धीरे नीचे ले गया। सिल वहीं खड़ा अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था, तभी पीटर का हाथ सिल के चेहरे पर लगा। यह कोई थप्पड़ नहीं था, क्योंकि इसमें कोई गति नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन यह एकमात्र चीज़ थी जो पीटर कर सकता था, क्योंकि उसकी उंगलियां उसके गाल को छू रही थीं। सिल, अब बस करो, क्विन ने दौड़ते हुए कहा। जनरल हार्डी को आते देख सभी को राहत मिली, लेकिन अफवाहें सुनने और सिल की शक्ति को देखने के बाद वे सभी अभी भी डरे हुए थे। क्विन ने पीटर की तरफ देखा, जो अभी भी वहीं पड़ा था, और छात्र जमीन पर पड़ा था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या हुआ होगा, लेकिन जब उसने सिल की तरफ देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था। क्या सिल ने ये सब किया? क्या मैंने ये सोचकर गलती की कि वो दूसरे बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार है? मैंने सोचा था कि उसे स्कूल लाने से वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन इससे उसकी हालत और भी खराब हो सकती थी। मुझे उसे ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए था जिसमें वो नहीं रहना चाहता था। इसमें कुछ हद तक मेरी भी गलती है। मुझे खेद है, क्विन, मुझे नहीं पता क्यों, सिल ने अचानक कहा और अंततः अपने हाथ छोड़ दिए। अपने हाथों को छोड़ने से पीटर पर प्रयोग की जा रही शक्तियां अंततः मुक्त हो गईं और पीटर फिर से चल फिर सका। सिल को रोता देख हर कोई सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या सब कुछ खत्म हो गया था, या वह जल्द ही कमरे में मौजूद सबको उड़ाने की कोशिश करने वाला था? ऐसी स्थिति में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ करे। ये तो बस सामान्य ज्ञान था। अपना हाथ फिर से ऊपर उठाते हुए पीटर ने जोर से झटका मारा और सिल के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका शरीर 2 बार घूम गया और अंत में वह फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, पीटर बोला। संकट टल गया। पीटर की ओर से यह एक साहसिक कार्य था, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। छात्रों को लगा कि उसने जो किया वह लापरवाही भरा था, और साथ ही वे भावुक भी हुए, क्योंकि पीटर ने उन सभी की जान बचाने के लिए एक पागल छात्र के बीच आकर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। छात्रों ने उनकी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और तालियां बजने लगीं। हालांकि एक छोटी सी चूक हो गई थी। यही वह था जिसने मुख्य जनरल को हराया था, है ना? खैर, अब मैं उन अफवाहों पर यकीन करने लगा हूं। वह सबको मार सकता था। क्या वह सचमुच जेन के अंग उखाड़ने वाला था?
शुक्र है जनरल पीटर यहाँ थे। शापित गुट में सचमुच कुछ ताकतवर लोग हैं। बात खत्म करते हुए, क्या तुमने सुना कि सिल ने आखिर में क्या कहा? वह क्विन से माफी मांग रहा था। क्विन दिलफस, रुको, तुम्हें नहीं लगता कि वह शापित गुट के नेता क्विंटेलिन से माफी मांग रहा था, है ना? और वह देख रहा था। कुछ छात्रों को सिल की बात समझ आ गई थी जो उसने आखिर में कही थी। कई लोगों के नाम क्विन थे, लेकिन जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो जिस एक व्यक्ति को देख रहा था वह जनरल हार्डी थे। लगता है मेरी किस्मत खुल गई है। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, क्विन ने सोचा। हालांकि इससे पहले कि वह स्वयं को सभी छात्रों के सामने प्रकट करता, एक अन्य व्यक्ति के दिमाग में एक शानदार विचार आया। क्या इस छात्र ने क्विन कहा था? पीटर ने ऊंची आवाज में पूछा ताकि सब साफ सुन सकें। वह भीड़ की तरफ मुंह करके ऐसे खड़ा था मानो कोई नाटक हो। क्या उसका मतलब शापित नेता क्विंटेलिन से था? लेकिन वह तो मेरे गुट का नेता है। अपना हाथ सिर पर रखकर पीटर भीड़ में से देखने लगा और सबके पीछे नजर दौड़ाने लगा। मुझे अपना गुट का नेता कहीं नहीं दिख रहा। लड़का पागल हो गया होगा, पीटर ने कहा। यह देखकर कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक और छात्र ने उसकी मदद करने का फैसला किया। शेरो सिल के पास गया और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। ये यहाँ जा रहा है। ओह सिल, तुम हमेशा से शापित गुट के क्विन को प्रभावित करना चाहती थी। मुझे लगता है तुम्हें इस बात का पछतावा था कि कहीं उसे तुम्हारे किए के बारे में पता न चल जाए। अब तुम कभी भी उनके साथ नहीं जुड़ पाओगी, शेरो ने कहा। उनके पास सोचने का भी ज्यादा समय नहीं था। हेली और कुछ अन्य शिक्षकों को कमरे में आने में ज्यादा समय नहीं लगा और वे समस्या से निपटने में लग गए। घायल छात्रों का इलाज किया और असल में क्या हुआ था इसकी रिपोर्ट तैयार की। खैर, उम्मीद करते हैं कि यह काम करेगा। मैं तो मुसीबत से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन सिल के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्विन ने सोचा। जब ये घटनाएं हुईं तब कैंटीन में बहुत सारे छात्र मौजूद थे, इसलिए छिपना नामुमकिन था और सबको पहले ही पता चल चुका था कि क्या हुआ था। ये दो मुख्य बातें थीं जो चारों ओर फैल रही थीं। सिल वास्तव में उतना ही शक्तिशाली था जितना कि पिछली अफवाहों में बताया गया था और एक भयावह, अनियंत्रित, अस्थिर छात्र था। पीटर उनकी नज़र में एक निडर देवता था, वही जनरल जिसने ठीक उसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इससे जो अच्छी खबर आई वह ये थी कि शापित गुट की प्रतिष्ठा एक बार फिर बढ़ गई थी। लोग पीटर को आदर्श मानने लगे थे और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना और उसका अनुसरण करना चाहते हैं। बुरी खबर यह थी कि जैसी उम्मीद थी, क्विन को ऑस्कर के साथ मीटिंग में बुलाया गया। वे दोनों ऑफिस में थे और एक ही डेस्क पर आमने सामने बैठे थे। किसी वजह से क्विन को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पिछली बार क्विन ने ऑस्कर से कुछ कहा था और अब वह अपनी किसी समस्या के चलते यहाँ आया था। ऑस्कर ने अभी अभी क्विन को सारी घटना की विस्तृत रिपोर्ट दी थी। स्टाफ के सदस्यों को लगी चोटें, गोलीबारी में घायल हुए छात्र और यहाँ तक कि चकी को भी लगी चोटें। क्विन, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी समझदार इंसान हूँ, चाहे तुम कुछ भी सोचो, ऑस्कर ने कहा। मैं समझता हूँ, उन ब्लेड्स को जो मैंने करते देखा है उसके बाद मुझे पता है कि किसी को ऐसे काबू में रखना कितना मुश्किल होगा, लेकिन जब तुमने उसे हमारा छात्र बनने के लिए कहा था तो मुझे लगा था कि कम से कम तुम उसे काबू में तो रख पाओगे। अब यदि आप उस पर रुकने का दबाव डालेंगे तो मुझे कोई बात नहीं, सिल चला जाएगा, क्विंस ने कहा, क्योंकि वह पहले से ही इस सब के लिए तैयार था। सच कहूँ तो कोई और चारा नहीं है। मैंने एक बार उसकी गलती छिपाने की कोशिश की थी। अगर तुम मुझसे ये सुनिश्चित करने के लिए कहोगे कि ऐसा दोबारा न हो तो मैं यह नहीं कह सकता जब तक कि वह 24 घंटे मेरे साथ न रहे, और अगर ऐसा है तो उसके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, क्विंस ने कहा। यह सुनकर अच्छा लगा और इससे हमारा काम आसान हो गया, ऑस्कर ने जवाब दिया। सच कहूँ तो इनु पहले से ही सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा रहा था। जब उन्हें पता चला कि इसमें तुम्हारी क्लास का शिरो और सिल शामिल है और तुमने उसे छिपाने की कोशिश की थी तो उसे लगा कि तुमने ही यह सब प्लान किया था। शुक्र है, चूंकि जेन असल में जनरल सच के अधीन है, इसलिए उसने इस मामले में और दखल न देने का फैसला किया। इस जवाब से इन्नू संतुष्ट हो जाना चाहिए, ऑस्कर ने दावा किया। कक्षा में वापस आकर देखा तो स्कूल का दिन समाप्त हो चुका था और क्विन खड़ी थी, जबकि सिल अकेली एक मेज पर बैठी थी, जबकि अन्य मेजें खाली थीं। क्या तुम मुझे बताओगे कि उसके बाद क्या हुआ, या हम दोनों के बीच एक मौन मुकाबला होगा? क्विन ने पूछा। अंततः दोनों के बीच की चुप्पी टूट गई। ये बढ़ता ही जा रहा है, सिल ने कहा। मैं लगातार कुछ न कुछ सुनता रहता हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे पसंद नहीं, कुछ ऐसा जिससे वोर्डन को पहले नफरत थी, कुछ ऐसा जिससे रेटन निपट लेता अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाता। आज जब मुझे धक्का लगा तो मैंने सोचा, मेरा दिमाग काला पड़ गया। मैं जवाब मांग रहा था लेकिन मुझे कभी जवाब नहीं मिला। मतलब तुम अपने मन में उनसे जवाब मांग रहे थे? क्या तुम वोर्डन और रेटन की बात कर रहे हो? क्विन ने पूछा। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला और कोई जवाब नहीं था तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं।
मैं चाहता था कि कोई मुझे बताए कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे लगा कि अगर मैं यूं ही कुछ करता रहा, कुछ भी, तो वे वापस आ जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि क्विन ने गलती कर दी है। सिल के लिए यह बहुत जल्दी थी। इतना समय नहीं बीता था जब सिल अपने मन में अकेला था। मुझे लगता है कि तुम जानती हो कि अब तुम यहाँ और नहीं रुक सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ये सोचो कि तुम्हारा समय यहाँ बर्बाद हुआ। जाने से पहले कुछ लोग हैं जो तुम्हें अलविदा कहना चाहते हैं। क्विन ने कहा कि ये दरवाज़ा खुलने का संकेत था और 3 छात्र अंदर आते दिखाई दिए, स्विन, वीनस और शिरो। हमने सुना है कि अब आप स्कूल में नहीं आएंगे, शिरो ने कहा। हाँ, हार्डी ने कहा कि शापित गुट तुम्हें अपने यहाँ रखने और वहाँ तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाने के लिए राजी हो गया है। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये यहाँ रहने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें एक बढ़त मिल रही है, स्विन ने उत्साह से कहा। वीनस ने उसे कोहनी से मारा क्योंकि यह कोई रोमांचक बात नहीं थी। सिल, शुक्रिया, वीनस ने कहा। बस इस बात पर खुद को ज़्यादा मत कोसना। अगर मेरे पास तुम्हारी ताकत होती तो कई बार मैं भी उन लोगों के साथ यही करती जो हमें परेशान कर रहे थे, या उससे भी बुरा। मुझे लगता है हम सबके मन में ऐसे ही विचार आते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि यह अलविदा नहीं होगा, शिरो ने आगे कहा। अगर तुम शापित गुट में शामिल होने वाले हो तो हम जल्द ही मिलेंगे क्योंकि स्कूल खत्म करने के बाद हम भी शापित गुट में शामिल होना चाहते हैं। सिल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मुस्कुराया, जिससे क्विन का दिल थोड़ा खुश हो गया। अलविदा कहने के बाद सिल की स्कूल यात्रा समाप्त होने का समय आ गया था, लेकिन क्विन अभी भी कुछ समय के लिए वहीं रहेगा। चकी उसे शापित जहाज तक वापस ले जा रहा था और वे अंतरिक्ष में उड़ रहे थे। पता है, स्कूल वापस जाना कितना अच्छा था, चकी ने जहाज उड़ाते हुए कहा। पिछली बार की तुलना में यह अलग था और इसने मुझे स्कूल में की जाने वाली सारी बेवकूफ़ी भरी हरकतें भी याद दिला दीं। बेशक, हमेशा की तरह सिल ने कुछ नहीं कहा, इसलिए चकी को सिर्फ अपने आप से बात करने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन जब वे अंततः उतरे और शापित जहाज में लंगर डाला तो सिल ने कुछ ऐसा कहा जो उसके कानों तक पहुंच गया। स्कूल में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, सिल ने आगे बढ़ते हुए कहा। आगे, जहां वे थे उससे ज्यादा दूर नहीं, वे देख सकते थे कि कुछ ही देर पहले एक और जहाज वहां पहुंचा था। दरअसल, लोग अभी भी लैंडिंग बे से बाहर नहीं निकले थे, और वहां कौन था? ये तो लियो, एरिन, नेट और लैला ही थे। अरे दोस्तों, लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह एक लंबी कहानी है, चकी ने जवाब दिया और फिर उसकी नज़र किसी अनजान व्यक्ति पर पड़ी। वह कौन है? बटलर सूट पहने हुए, पीछे मुड़ते हुए उसकी नज़र सिल पर पड़ी। अब आपसे यहाँ मिलकर मुझे आश्चर्य हुआ, है न, युवा स्वामी? ब्रॉ ने कहा। जब बाकी लोगों ने ब्रॉ की बात सुनी तो वे एक पल के लिए उलझन में पड़ गए। पूरी यात्रा के दौरान ब्रॉ एक खास सवाल से बचता रहा था। बात करते समय ब्रॉ लगातार अपने मालिक के बारे में बात करता था, और अब जब उसने सिल को देखा तो वह उसे छोटे मालिक कह रहा था। वे सोच रहे थे कि आखिर सिल को इस सब में क्या करना था। जवाब के लिए उसकी तरफ देख रहे थे। सिल पहले ही कई फीट पीछे हट चुका था और उसके दोनों हाथ हमलावर मुद्रा में थे। वह लगातार कमरे में इधर उधर देख रहा था। सिल ने उसे तुरंत पहचान लिया, बचपन से लेकर वोर्डन के अपने शरीर पर नियंत्रण के दिनों तक। यह आदमी बाल्डे हवेली में काम कर चुका था और कोई साधारण नहीं, बल्कि वहां का मुख्य बटलर भी था। मुख्य परिवार के बाहर सबसे मजबूत सदस्यों में से एक, लेकिन सिल को इसकी चिंता नहीं थी। अगर ब्रॉ यहाँ था तो उसे डर था कि शायद हिल्स्टन भी यहाँ होगा। चिंता मत करो, युवा स्वामी, ब्रॉ ने मुस्कुराते हुए कहा। हिल्स्टन और बाकी लोग यहाँ नहीं हैं। सच कहूँ तो, हालांकि मैं वही ब्रॉ हूँ जिसे तुम जानते हो, मैं वो ब्रॉ नहीं हूँ जिसे वे जानते थे। चेहरे पर थपथपाते ही लगभग एक सेकंड में ब्रॉ का रूप बदल गया, और अब उसके पहले वाले गंदे सुनहरे बालों की बजाय वे सफ़ेद हो गए थे और उसकी दाहिनी आंख के पास एक निशान बन गया था। उसका पहले वाला साफ सुथरा रूप गायब हो गया था क्योंकि उसके उलझे हुए काले बाल दोनों तरफ से लहरा रहे थे। मैं देख सकता हूं कि आप हैरान हैं, लेकिन समझाने के लिए बहुत कुछ है और मुझे खुद को 2 बार समझाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा, उससे पहले, क्या आप प्यारी महिलाओं ने नहीं कहा था कि आप मुझे एक टूर पर ले जाएंगी? ब्रॉ ने लैला और एरिन को झुककर पूछा। वे भी उसके अचानक बदलाव के आदी नहीं हो पा रहे थे। अभी अभी इस्तेमाल की गई क्षमता पीटर की परिवर्तन क्षमता जैसी ही होनी चाहिए थी। चलो शुरू करते हैं, ब्रॉ ने कहा। वह इधर उधर खड़े खड़े थक गया था और अब सिल को नज़रअंदाज कर रहा था। याद रखना, हमने अभी तक तय नहीं किया है कि क्या करना है। यही मौका है मेरे मालिक और मुझे प्रभावित करने का। बाकी सब एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगे और सिल थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन कुछ भी करने से पहले उन्होंने सोचा कि उन्हें पहले एक आदमी को बुलाना चाहिए, सैम। उसे इस आदमी के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी कि वह एक पिशाच है, और सैम को वह सब कुछ बता दिया गया था जो लियो और बाकी लोग उसके बारे में जानते थे।
सिर्फ उसकी इजाज़त के कारण ही उसे इस जहाज़ पर चढ़ने दिया गया। जब सैम आखिरकार पहुंचा तो उसने ब्रॉ की तरफ देखा। अगर मैं सही हूं तो यह आदमी उससे संबंधित है, सैम ने सोचा और मुस्कुराते हुए उस जगह का दौरा शुरू कर दिया। किसी दुश्मन को शापित गुट का अड्डा, उसकी सारी शक्तियां और रसद दिखाना शायद समझदारी भरा फैसला न रहा हो। फिर भी सैम जानता था कि यह आदमी अकेला है और अगर वह ताकतवर भी होता तो भी वह उन सबको खत्म नहीं कर पाता। वैसे भी यह उनका लक्ष्य तो था नहीं। अगर वे सचमुच उनके साथ मिलकर दल्की को हराना चाहते थे तो उन्हें यथासंभव लंबे समय तक जीवित रखना होगा। टूर ठीक ठाक चल रहा था, या कम से कम सैम को तो यही लग रहा था, क्योंकि ब्रॉ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। सिल, हालांकि उसे शुरू में साथ आने का इरादा नहीं था, उसने पीछे आने का फैसला किया था। उसे अब भी डर था कि कहीं कुछ हो न जाए, और अगर हुआ भी तो वह उसे रोकने के लिए वहां मौजूद होगा। लेकिन एक खास कमरे में पहुंचते ही चीजें थोड़ी अजीब हो गईं। सैम ने सोचा कि अगर किसी को प्रभावित करना है तो ये सूची में जरूर होना चाहिए, क्योंकि लोग लगातार उसके कौशल से प्रभावित हो रहे थे। वे लोगन के शोध कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। कमरे में दाखिल होते ही खनक और खनक की आवाज़ सुनाई दी। हमेशा की तरह लोगन ने तब तक उनकी तरफ नहीं देखा जब तक कि वह कम से कम अपना काम पूरा न कर ले। जब वे उसका इंतजार कर रहे थे उन्होंने कमरे में इधर उधर देखा, और तभी ब्रॉ की नज़र कुछ चीज़ों पर पड़ी, जैसे कि वैम्पायर की तरह डिज़ाइन किया गया एक टेलीपोर्टर, और साथ ही एक खास उपकरण भी। ब्रॉ ने इसे देखते हुए कहा, तो यह वह उपकरण है जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। हालांकि लोगन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आवाज़ सुनकर वह पहली बार किसी काम को बीच में ही रोक दिया था। सबके लिए पहली बार। उसने अपना चश्मा उठाया और हाथ में पकड़ा औजार नीचे गिरा दिया। ओह, झूठा अलार्म, लोगन ने काम पर वापस जाते हुए कहा। मुझे लगता है कि जब से तुमने मुझे आखिरी बार देखा था तब से हम दोनों थोड़े बदल गए हैं, ब्रॉ ने कहा और अपने चेहरे पर फिर से थपथपाया, जिससे उसका चेहरा पहले जैसा बटल जैसा हो गया। लोगन ने उपकरण उठाया ही था कि उसे पुनः नीचे गिरा दिया। ब्रॉ, बाल्डे द्वीप से ब्रॉ, इनो तुम्हारे साथ है। ये लोगन के पहले शब्द थे। सैम और बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि लोगन ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सैम का अंदाज़ा आंशिक रूप से सही था। ब्रॉ का इनो से कुछ ना कुछ तो लेना देना था। रुको, क्या वह मास्टर जिसका वह बार बार जिक्र कर रहा है वह इनो है? ये रिचर्ड इनो जिसे क्विन इतने लंबे समय से ढूंढ रहा है। लैला समझ गई। जब लोगन ब्लेड द्वीप पर था, ब्रॉ ने उसे आज़ाद कर दिया था और यह भी बताया था कि द्वीप से भागने के लिए उसे कहाँ जाना है। उस समय उसे समझ नहीं आया था, लेकिन वह जानता था कि ब्रॉ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे रिचर्ड एनो को ढूंढने के लिए कहा था। वास्तव में ब्रॉ ही उसका एकमात्र मार्गदर्शक था, इसलिए लोगान उसे ढूंढने के लिए ब्लेड द्वीप पर वापस जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे जहाज पर देख पाएगा। ब्रॉ ने कहा, लगता है अब आप सबके पास पूछने के लिए इतने सारे सवाल हैं कि हम अपना शानदार दौरा जारी नहीं रख पाएंगे। बहुत अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी धैर्य रखा है। चलो थोड़ी बातचीत करते हैं, है ना? कमांड सेंटर के अंदर फिलहाल जगह खाली कर दी गई थी। जो लोग आमतौर पर अपने टर्मिनलों पर बैठे रहते थे उन्हें आराम करने के लिए कहा गया था। यह जहाज वैसे भी ज़्यादातर ऑटो पायलट पर ही चल सकता था, और अगर कुछ गंभीर हुआ तो लोगान वहां मौजूद था। शापित नेताओं में से सभी को नहीं बुलाया गया था, केवल वे ही जो उस समय मौजूद थे। सैम को अभी भी नहीं पता था कि कौन सी जानकारी साझा की जानी चाहिए और कौन सी नहीं। इसलिए उस समय नैट, लियो, एरिन, लैला और दूसरे समूह से सिल, सैम और लोगन मौजूद थे। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया अपने कोई भी अतिरिक्त सवाल तब तक न पूछें जब तक मैं कम से कम आपको यहाँ आने का पूरा कारण न बता दूँ। और सिल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप निश्चिंत हो सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ब्लेड परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। सबसे पहले, मैं एक पिशाच हूँ और हमेशा से रहा हूँ। हालांकि ब्लेड परिवार के साथ मेरा रिश्ता सच्चा है, और मैं तुम्हारे वोर्डन, रेटन और मंदिर के अन्य सभी बच्चों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आखिरकार उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो यही थी। लोगन सच जानना चाहता था कि उसके माता पिता रिचर्ड एनो पर भरोसा क्यों करते थे, और इस पूरे समय में वे क्या कर रहे थे। सबसे पहले, मुझे लगता है कि प्यो के बारे में आपके सवालों का जवाब देना ही मेरे लिए सही होगा। जैसा कि पहले बताया गया है, मैं और मेरे गुरु साथ मिलकर काम करते हैं, और आप सही हैं, वह रिचर्ड एनो हैं। हम तय कर रहे थे कि हमें अपने सारे संसाधन किसकी मदद में लगाने चाहिए। आखिरकार इंसानों की सबसे मजबूत ताकतें बढ़ गई थीं, और जबकि उन्हें दल्की के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए था, वे बंटे हुए थे। इसलिए एनो के पास कुछ समय के लिए सुर्खियों से दूर रहने और आगे बढ़ते हुए चीज़ों को समझने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा यहाँ मौजूद हर किसी को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि इसमें और भी बहुत से गतिशील हिस्से हैं।
एक बदलाव पूरे बदलाव को प्रभावित कर सकता है। अप्पियों की बात करें तो दुर्भाग्य से उनका बेस एक विशाल पनडुब्बी पर स्थित है और उनका स्थान हमेशा पृथ्वी के गहरे पानी में गतिशील रहता है। हालांकि अब जब मैंने आपको ये जानकारी दे दी है तो मुझे यकीन है कि आप उन्हें ट्रैक करने का कोई तरीका निकाल सकते हैं। कम से कम लोगन तो निकाल ही सकता है। अगर वह उस दानव जानवर लोकेटर को बना सकता है तो वह कुछ ऐसा बना सकता है जो पनडुब्बी जितने बड़े उपकरण को भी ढूंढ सके। जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का प्रश्न है, मुझे इसके लिए खेद है, हालांकि हमें इसका उत्तर पता है, पर मुझे नहीं। ये प्रश्न रिचर्ड एनो से पूछा जाना चाहिए क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। मैं केवल वही करता हूं जो वह कहते हैं, इसलिए मैं केवल इतना ही जानता हूं। लियो अपने हाथ भींचते हुए उसके जवाब से थोड़ा नाराज हुआ। उसे उम्मीद थी कि वह व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन अब उसे और भी इंतजार करने को कहा गया था। हालांकि गहरी सांस लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि अधीरता से कुछ नहीं बदलेगा। उसने इतना लंबा इंतजार किया था और यह पता लगाना कि उसका शक सही था या नहीं कोई बड़ी बात नहीं थी। वह वही करता रहा जो वह कर रहा था, यह मानते हुए कि वह वही व्यक्ति है। अब मैं जो आगे आप सबको बताने वाला हूं वह बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। ये दिल की, पिशाचों और इंसानों के बारे में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है तो आप क्या जवाब देंगे? ब्रॉर ने पूछा। चिंता मत करो, तुम बोल सकते हो। ऑस्कर, सर्वोच्च कमांडर एरिन ने कहा। ओवन ग्रेलैश, नेट ने उत्तर दिया। क्विन, लैला ने शर्माते हुए उत्तर दिया। क्विन अब इंसान नहीं रहा, लियो ने जवाब दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे दुनिया के हर इंसान का सामना करना पड़ेगा। नहीं, आप सब किसी को भूल रहे हैं, किसी ऐसे को जिसके बारे में हमें ये जानने के लिए लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि वह सबसे ताकतवर इंसान है। ब्लेड परिवार का हिलिस्टन ब्लेड, सैम ने कहा। सही कहा, हिलिस्टन बाल्डे, ब्लेड परिवार, ब्रॉर ने सिल की ओर देखते हुए कहा। इन सब में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है और उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं। ब्रॉर से मिलने और यह पता लगाने के बाद कि वह कौन है या वह कौन था, सैम को शक हुआ कि ब्लेड परिवार किसी न किसी तरह इस सब में शामिल होगा। ब्रॉर के बाल्डे परिवार में काम करने की वजह से ये बात कि वह किसी तरह का भेष बदल रहा था और उसे वहां कितने समय तक रहना पड़ा, समझ में आ गई। रिचर्ड एनो मनमर्जी से काम करने वाले इंसान नहीं लगते थे। वो जो भी करते थे, जो भी होता था, सोच समझकर करते थे। एक तरह से इससे सैम को थोड़ा बहुत अपनी याद आ जाती थी, लेकिन फ़र्क इतना था कि सैम जहां एक तरफ एक प्रतिद्वंदी के साथ शतरंज खेल रहा था, वहीं रिचर्ड एनो 4 प्रतिद्वंदियों के साथ खेल रहा था और उसकी हर चाल एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हमने एक समूह के रूप में वर्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि हमारी नज़र हर जगह हो। ब्रॉर ने समझाना जारी रखा। मानव जगत में हमारी नज़र है। हम सब कुछ जानते हैं जो हुआ, गृहयुद्ध की शुरुआत से लेकर आप में से ज़्यादातर लोगों के जन्म से पहले तक। हमने पिशाच जगत पर नज़र रखी है। हम जानते हैं कि क्विन और फैक्स के साथ क्या हुआ था, हालांकि हम वहां ज़्यादा शामिल नहीं हो पाते। अंत में हमारी नज़र दाल्की की दुनिया पर भी है, इसलिए हमने तय किया है कि हम बस बैठकर यह नहीं देख सकते कि आगे क्या होता है, हमें अभी कार्रवाई करनी होगी। इन्होंने जिन चीज़ों की भविष्यवाणी की थी उनमें से कुछ सच नहीं हुई और साथ ही अप्रत्याशित चीज़ें भी घटित हुई हैं। सैम जैसा इंसान था, वह इस वक्त ब्रॉर को बीच में ही टोकना चाहता था। हर बात के लिए जो वह उन्हें बता रहा था, सैकड़ों सवाल थे जो वह पूछना चाहता था, यहाँ तक कि उसके जन्म से पहले के अतीत के बारे में भी। हालांकि वह ऐसा नहीं करेगा और उसे ऐसा लग रहा था कि ब्रॉर को पहले ही बता दिया गया है कि वह दूसरों को क्या बता सकता है और क्या नहीं। अभी के लिए मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो तुम्हें जानना ज़रूरी है, ब्रॉर ने कहा। शुरू से ही ब्लेड्स लोगों का एक रोमांचक समूह था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका लक्ष्य यही रहा कि वे अब तक के सबसे महान इंसान बने और क्षमताओं से पहले ही उन्होंने अपने अलौकिक शरीरों से उस लक्ष्य को कुछ हद तक हासिल कर लिया था। वे पिशाचों को भी कड़ी टक्कर देते थे। हालांकि उनमें हमारी दिलचस्पी तब नहीं बढ़ी जब उन्होंने अपनी क्षमता का पता लगाया, बल्कि तब बढ़ी जब उन्होंने एक विशाल पत्थर की पट्टिका की खोज की। ये सुनकर लोगन और सिल को ठीक ठीक समझ आ गया कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। ब्लेड द्वीप पर गया कोई भी व्यक्ति समझ जाता, क्योंकि द्वीप के पास पहुंचने पर वह विशाल पट्टिका दिखाई देती थी और सिल उसी द्वीप पर पली बड़ी थी। वह टैबलेट विशेष था, मुझे लगा कि यह कोई विशाल पत्थर है, सिल ने बीच में ही टोकते हुए कहा। ब्रॉर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि सिल की तरफ मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि सिल ही शायद इकलौती इंसान थी जो ब्रॉर को बिना कोई हंगामा किए बीच में रोक सकती थी। वह चट्टान तुम में से किसी को भी पता नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा खास है, लेकिन फिर भी उसके बारे में विस्तार से बताने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ब्रॉर ने कहा। ज़रूरी बात यह है कि ब्लेड्स ने उस विशाल टैबलेट के इर्द गिर्द अपना अड्डा बनाने का फैसला किया। एक किला और एक ऐसी जगह बनाना जिसे घर कहा जा सके।
टैबलेट मिलने की वजह से एनो उन पर नज़र रखे हुए था, और इसके अलावा वे असाधारण इंसान थे जो हर पल बेहतर होते जा रहे थे। उस समय ये टैबलेट एनो के शोध के लिए महत्वपूर्ण था और वह इस पर नज़र रखना चाहता था। इसलिए उसने मुझे ब्लेड परिवार में व्यक्तिगत रूप से घुसपैठ करने के लिए कहा। अपनी क्षमताओं के साथ यह करना आसान काम था। मैं किसी भी समय अपना रूप बदल सकता था। मेरा मुख्य लक्ष्य ब्लेड परिवार को गुप्त रखना था ताकि किसी को भी उस विशाल पत्थर के बारे में पता न चले। मेरा मानना है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, उनके बारे में कुछ भी गुप्त रखा, और जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरती गईं, उनके अपने परिवार में इसे गुप्त रखने की प्रथा बन गई। भले ही उन्हें पहले ये पता नहीं था कि कौन या कोई ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि ये बाद में ही कोई महत्वपूर्ण कारक बना। ब्रॉ लोगन की ओर मुड़ा। लोगन, अगर तुमने उस अड्डे का पता लगा लिया है तो मुझे लगता है तुम्हें पता ही होगा कि डाल्की कैसे बने। एक विशाल राक्षसी जानवर से जिसका आकार ड्रैगन जैसा था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसकी बारीकियां पता हैं या नहीं। फिर भी उस राक्षसी ड्रैगन के मूल रूप से 2 सिर थे और उसमें एक खास क्षमता थी जिससे वह अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट सकता था। पिशाच केवल आधे राक्षस स्तर के जानवर को ही पकड़ पाए थे और इसीलिए दिल की अधूरी हैं। लोगन को इनमें से ज्यादातर बातें पहले से ही पता थीं, खासकर उन लॉग्स की बदौलत जो उसके परिवार ने उसे छोड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वह सही था और डाल्की पृथ्वी पर इसलिए हमला कर रहे थे क्योंकि वे राक्षस श्रेणी के जानवर के दूसरे आधे हिस्से की तलाश में थे। डाल्की राक्षस श्रेणी के जानवर के दूसरे आधे हिस्से की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमला करना नहीं छोड़ा है, और जब तक उनका जीवनकाल समाप्त नहीं हो जाता वे ऐसा नहीं करेंगे। ड्रैगन का वह दूसरा आधा हिस्सा एक दिन वास्तव में पृथ्वी पर आ गया था, और जिन लोगों ने उससे निपटा था वे ब्लेड परिवार थे। इससे पहले कि कोई उसे देखने की कोशिश भी कर पाता, लेकिन उन्होंने उसे हराया नहीं, बल्कि वह उनके नियंत्रण में है और अभी भी ब्लेड द्वीप पर है। रुको, लोगन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। हम ब्लेड द्वीप पर थे, लेकिन मैं, पीटर, क्विन और सिल, हमने ड्रैगन कभी नहीं देखा। ड्रैगन वहां था, सिल ने कहा। वह हमेशा से वहां रहा है, वे उसे विशाल पट्टिका के पास रखते हैं। अब सिल को ब्रॉ की बात समझ आ गई। बाल्डे परिवार ने ड्रैगन को सिर्फ एक पालतू जानवर की तरह देखा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि डाल्की उसके पीछे पड़े हैं। ड्रैगन का एक हिस्सा पिशाच जगत में है और एक आधा इंसानों की दुनिया में। डाल्की को पिशाच जगत वाले के बारे में पहले ही पता चल चुका है, हालांकि उन्हें अभी भी यह नहीं पता कि इंसानी दुनिया वाले का ठिकाना कहाँ है। ब्रॉ ने कहा, ब्लेड द्वीप को कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए गुप्त रखा जाना था। लेकिन फिर कोई ब्लेड्स की खोज में निकल पड़ा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उनके बारे में पता नहीं होना चाहिए था, और वह उन्हें ढूंढने में सफल हो गया। अन्य लोग केवल यह अनुमान लगा सके कि यह क्विन की ओर इशारा कर रहा था। अब ब्लेड्स पर हिल्स्टन का नियंत्रण होने के कारण उसे अब दुनिया से खुद को छिपाने की कोई परवाह नहीं है। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारी सुरक्षा पंक्ति अब वहां नहीं है। उस दिन जब हिल्स्टन तुम्हें ढूंढने गया था सिल, मैं भी उस जहाज पर था। मुझे पता था कि ब्लेड्स ने फैसला कर लिया है कि वे अब और नहीं छिपेंगे, इसलिए हमें कोई नई योजना बनानी होगी। मैं ही था जिसने आपको सलाह देने का फैसला किया था, सैम और पॉल, अपने साथियों को बदलने के लिए। उस समय मैंने ब्री परिवार से मोना को भी लिया था, वह हमारे साथ सुरक्षित है। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी और हमें ड्रैगन को स्थानांतरित करने के लिए किसी और की आवश्यकता हुई, तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो ड्रैगन को नियंत्रित कर सके और उसकी क्षमताओं की नकल कर सके। उस पल मेज पर बैठे सभी लोग सिल की ओर देखने लगे। मोना के पास भी राक्षस स्तर के जानवर को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी, यानी सिर्फ वही व्यक्ति ऐसा कर सकता था जिसके पास हिल्स्टन जितनी शक्तिशाली क्षमता हो। ये तथ्य कि मोना अभी भी जीवित थी और एनो के साथ थी, उनमें से बहुतों के लिए एक झटका था, और उन्हें सब कुछ समझने के लिए समय की आवश्यकता थी। सिल, तुम हमेशा से एक दिलचस्प इंसान रहे हो और हमने भी तुम पर नज़र रखी है, कहीं ऐसा न हो जाए। बस एक ही चीज़ की हमें उम्मीद नहीं थी कि उस दिन हिल्स्टन हार जाएगा और छिप जाएगा और तुम्हें कोई और ले जाएगा। डाल्की जल्द ही जाने वाले हैं और हमें हर कीमत पर ड्रैगन की रक्षा करनी होगी। जब ब्रॉ ने कहा कि उसके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, तो वह गलत नहीं था। फिर भी कई बातें थीं जो हर कोई उससे पूछना चाहता था। लोगन पूछना चाहता था कि उसके माता पिता को किसने मारा, उनके बीच क्या रिश्ता था, लेकिन इन सब से पहले सैम के पास सबके सामने एक और सवाल था। मुझे नहीं लगता कि हमें अपने नेताओं की ओर से इस तरह फैसले लेने का हक है। मुझे पता है कि हर कोई सवाल पूछना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति का यहाँ होना ज़रूरी है, और वो है क्विन। सैम ने कहा, उसे इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ब्रॉ फिर से मुस्कुराने लगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ बता चुका हूँ जो मैं कह सकता हूँ, इसलिए तुम जो भी सवाल पूछना चाहोगी मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर भी अगर तुम चाहो कि मैं कुछ बातों पर स्पष्टीकरण दूं जो मैंने पहले ही कह दी हैं, तो बेझिझक पूछो। जहां तक क्विन की बात है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे यकीन है एनो और क्विन अभी बात कर रहे होंगे, और जब सब कुछ तय हो जाएगा तो वे या तो साथ में यहाँ लौटेंगे या अलग अलग। सिल के साथ जो हुआ उसके बाद क्विन थोड़ा उदास हो गया था। उसे अपनी स्थिति पर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिलहाल वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक तरह से उसे ये भी नहीं लगा कि सिर्फ वोर्डन और रेटन को वापस लाने से कुछ होगा। बेशक उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ स्थिति स्थिर हो जाती, लेकिन सिल की बात से लग रहा था कि सिल ही उस शरीर का असली मालिक था। वह चाहे तो किसी भी समय और किसी भी स्थिति में उसे अपने नियंत्रण में ले सकता था। इसलिए अगर भविष्य में वोर्डन और रेटन के साथ भी कुछ भयानक हुआ तो भी सिल को मदद की ज़रूरत होगी। शायद रेटन और वोर्डन के वापस आने पर हम इसका हल निकाल पाएं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा नहीं मिला है जिसके पास कोई ऐसी क्षमता हो जो मदद कर सके। क्विन ने सोचा, अगर किसी में वह क्षमता फिर से प्रकट भी हो गई हो तो भी हो सकता है कि वह उसके शरीर में सुप्त अवस्था में हो या वह व्यक्ति अभी बच्चा ही हो। काश मुझे क्षमताओं और उनके काम करने के तरीके के बारे में और पता होता, क्योंकि अभी तो ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। आज स्कूल शुरू होने से पहले होमरूम के शिक्षकों को एक बैठक के लिए बुलाया गया था। ये थोड़ी अनौपचारिक थी क्योंकि बैठक शिक्षक लाउंज में हुई, जहां शिक्षक आमतौर पर सोफे पर आराम करते थे या अपनी कक्षाओं की तैयारी करते थे। मीटिंग लेने वाली सामंथा थी। क्विन आगे बढ़ी और फैक्स और पीटर के साथ बैठ गई, जो दोनों शिक्षक थे। लेकिन हेलेन शिक्षक नहीं थी, इसलिए उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। मैंने आज आप सभी को यहाँ पहली पोर्टल आउटिंग के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, सामंथा ने घोषणा की। जैसा कि आप जानते हैं, हमें डर है कि इस समय तनाव काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हमने छात्रों के लिए नारंगी पोर्टल ग्रहों पर पोर्टल आउटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए वे केवल हरे पोर्टल ग्रहों पर ही जा पाएंगे। हालांकि चूंकि इस बार समूह बड़े हैं और छात्र भी ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत होगी। अब हेड जनरल इनु सहायता के लिए अभियान पर जाने के लिए राज़ी हो गए हैं। मैं भी जा रहा हूं, हालांकि हम दोनों में से कोई भी शिक्षक नहीं है। इस अभियान के लिए सभी होमरूम शिक्षकों को अपनी कक्षाओं के साथ उपस्थित होना होगा और छात्र केवल अपने शिक्षकों के साथ एक क्षेत्र में ही शिकार करेंगे। ये केवल उनके लिए शिकार का अनुभव लेने के लिए है। हम उन 20 क्रिस्टल्स के लिए अंक प्रदान करेंगे जो कुछ खास घरों में जाएंगे, लेकिन छात्र अकेले जाकर खोज नहीं कर पाएंगे। क्या सब समझ गए? क्विन इस बार शिकार के लिए किए गए नए उपायों से वाकई काफ़ी खुश था। हालांकि छात्रों को उस समय की तुलना में वास्तविक दुनिया का अनुभव नहीं मिलता जब वह बाहर जाता था, लेकिन इस तरह से यह ज़्यादा सुरक्षित था। अगर पिछली बार ऐसा किया गया होता तो शायद दाल्की के कारण कम छात्रों की जान जाती। क्या अन्य शिक्षकों को भी इस यात्रा पर आने की अनुमति है, यदि वे चाहें? फैक्स ने हाथ उठाते हुए पूछा। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं। कैंपस ज़्यादातर खाली रहेगा, इसलिए अगर तुम चाहो तो आ सकती हो, सामंथा ने जवाब दिया। फैक्स खुश था कि कम से कम उसे इस बार बाहर नहीं रखा जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद क्विन अपनी कक्षा में लौटा और खबर सुनाई। ऐसा करने के बाद कक्षा के ज़्यादातर बच्चे काफ़ी उदास हो गए। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्विन ने पूछा। वीनस ने चारों ओर सभी दुखी चेहरों को देखा और उनके लिए जवाबदेह बनने का निर्णय लिया। शिक्षक, हम मूर्ख नहीं हैं और हमें सच में नहीं पता कि स्कूल ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम सभी अपने अपने स्कूलों में सबसे कमज़ोर थे और उन्होंने हम सबको एक साथ रखा है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हमारी कक्षा सबसे बुरा प्रदर्शन करेगी? ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन सही भी था क्योंकि वीनस ने जो कहा था वह कोई अनुमान नहीं था। वह एक सच्चाई थी। जानवरों जैसे हथियारों से भी इससे उन्हें बस लड़ने का मौका मिलता था। शायद वे बच भी जाते, लेकिन शिकार में दूसरे वर्गों को हराना एक अलग ही कहानी थी। इसके अलावा क्विन की होमरूम क्लास में सभी लोग बीस्ट क्लास का हिस्सा नहीं थे। उनमें से केवल आधे ही उपस्थित थे, इसलिए उनकी स्थिति और भी बदतर थी। ठीक है, सुनो, अगर तुम और मजबूत बनना चाहते हो तो जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए तो अपने छात्रावास जाने के बजाय यहाँ अपनी कक्षा में वापस आ जाओ। मैं तुम सबको कुछ सिखाने वाला हूँ, क्विन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। उसने आखिरकार तय कर लिया था कि इन बच्चों को कम से कम लड़ने का मौका तो चाहिए। ऑस्कर सही था, सभी को युद्ध के लिए तैयार करना सबसे अच्छा होगा, लेकिन एक समस्या थी। सभी कुछ ही सिखाने से संतुलन नहीं बदलेगा। जो मजबूत हैं वे और भी मजबूत हो जाएंगे, जिससे छात्रों के बीच का अंतर पहले जैसा ही रहेगा। हालांकि अभी के लिए यह अनुचित लग सकता है। क्विन ने अपनी कक्षा के सबसे कमज़ोर बच्चों को सिखाने का फैसला किया था ताकि वे बाकी सभी के बराबर स्तर पर आ सकें। मुझे लगता है कि लियो समझ जाएगा कि मैंने क्या किया है, क्विन ने सोचा। जब कक्षाएं समाप्त हुईं तो क्विन को उम्मीद थी कि उसके कुछ छात्र उसके पास लौटेंगे, सभी नहीं। हालांकि अब हर कोई उसकी कक्षा में था और ये देखना चाहता था कि वह क्या पढ़ाना चाहता है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाने जा रहा हूं जिससे तुम्हारी स्वाभाविक शारीरिक शक्ति बढ़ेगी।
तुम्हारे मुंह के ज्यादा मजबूत होंगे, तुम्हारा शरीर तेजी से हिलेगा और जब तुम्हें चोट लगेगी तो दर्द बहुत कम होगा, लेकिन एक बात का वादा मैं तुम सबसे अभी करवाना चाहता हूँ। क्विन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि इसके बाद तुम बदला लेने की कोशिश करो। अगर तुम उन लोगों से ज्यादा मजबूत हो जाओ जो तुम्हें परेशान करते थे तो उस पर गर्व करो। तुम वो मत बनो जिससे तुम नफरत करते थे। कुछ छात्र आपस में बातें करने लगे और सोचने लगे कि आखिर वे ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन क्विन जानता था कि कुछ लोग ऐसा करेंगे और उसे उम्मीद थी कि जब वे ऐसी ही किसी स्थिति में पड़ेंगे तो वे उसकी कही बात जरूर याद करेंगे। इसके अलावा ये कहना भी सही होगा कि मैं जो कुछ भी आप सबको सिखाने जा रहा हूँ उसे गुप्त रखना जरूरी है, वरना इस कक्षा के बाहर के लोग इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। क्विन ने समझाया, आज मैं आप सबको जो सिखा रहा हूँ उसे हर कहते हैं। बच्चों को क्यूई सिखाते समय क्विन ने इसका नाम बदलकर हर रख दिया था। इसके पीछे उसका तर्क ये था कि वह नहीं चाहता था कि सेना या प्यो सदस्यों को अभी पता चले कि वह क्या कर रहा है। आखिरकार जो हो रहा था उसकी बात फैल ही जाती। दुर्भाग्य से क्यूई को प्यो से जुड़े होने का एक नकारात्मक कलंक लगा, लेकिन साथ ही अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के कारण इसकी बहुत मांग थी। इसे हार नाम देना, जो कि एक ऐसी तकनीक है जो केवल शरीर को बेहतर बनाती है, उतना अच्छा नहीं लगता और क्विन का लक्ष्य भी यही था। अगले कुछ दिनों में छात्र हर दिन अभ्यास करने लगे। कुछ छात्रों ने तो ये भी सोचा कि यह समय की बर्बादी है और उन्होंने स्कूल आना ही बंद कर दिया। फिर भी जो छात्र तकनीक सीखते रहे और क्विन के मार्गदर्शन का उपयोग करते रहे वे सफल रहे। आखिरकार कक्षा के लिए अपनी पहली सैर पर जाने का समय आ गया था। क्विन ने अपनी कक्षा को पूरी तरह तैयार देखा, जो हरे पोर्टल से गुजरने के लिए तैयार थी, जबकि पीटर और फैक्स उसके साथ थे। तैयार हो जाओ कक्षा, क्विन ने पूछा और उन्होंने सिर हिलाया। टेलीपोर्टर से गुजरते हुए जब वे वहां पहुंचे तो क्विन ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया था। आश्रय पहले से बड़ा था, लेकिन उस ग्रह का एक अविस्मरणीय एहसास था। क्या तुम्हें ये जगह याद है? पीटर ने पूछा। मैं कैसे भूल सकता हूँ, यहीं पर हम पहली बार डाल्की से मिले थे, क्विन ने फुसफुसाते हुए कहा। ये पूरी तरह से रेगिस्तानी ग्रह था और बलुआ पत्थर से बनी नारंगी इमारतें अलग से दिखाई देती थीं। उनकी यादों में यह एक अविस्मरणीय जगह थी। सामंथा ने सुनिश्चित किया कि क्विन की कक्षा के सभी छात्र मौजूद रहें और फिर वे एक साथ एक विशिष्ट शिकार क्षेत्र में चले जाएं। कक्षाओं को घंटों के अंतराल पर भेजा जाता था ताकि शिकार क्षेत्र में भीड़ न हो और सभी को बराबर समय मिले। जहां पीटर ने क्विन और छात्रों के साथ जाने का फैसला किया था, वहीं फैक्स ने थोड़ी खोजबीन करने का फैसला किया। मैं असल में यहाँ ये जानने आया था कि इंसानी जिंदगी कैसी होती है और मैंने तो बस स्कूलों में ही समय बिताया है। चलो असली इंसानी जिंदगी का अनुभव करें, फैक्स ने सोचा। प्रशिक्षण क्षेत्र से दूर चलते हुए वह मुख्य आश्रय केंद्र की ओर चला गया, जहां दुकानें और व्यापारी भरे हुए थे, लेकिन फैक्स को कुछ और ही चाहिए था। बस इस जगह को बार कहते हैं, यहाँ तो वाकई कुछ बढ़िया ड्रिंक्स मिलती होंगी, फैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दरवाज़ा खोलते हुए वह कुछ सेकंड के लिए रुक गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पिशाच की गंध क्यों आ रही है और वह क्विन नहीं है। क्विन और उसके छात्रों के जाने का गंतव्य तय हो चुका था। उसे एक नक्शा दिया गया था और उसे उन्हें एक निश्चित क्षेत्र तक पहुंचाना था। नक्शे पर दूसरे क्षेत्र और नक्शे वाले अन्य उपयोगकर्ता भी दिखाई दे सकते थे। कुछ अन्य क्षेत्र काफ़ी पास थे, जिनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती थीं। क्विन थोड़ा चिंतित था कि इसे कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन एक ही ग्रह पर कितने ही वर्ग शिकार कर रहे हों, ऐसा हमेशा होता ही है। ये पहले से बिल्कुल अलग था जब क्विन को अपना आकलन करना पड़ता था। पहले हर काम खुद ही करना पड़ता था, शिकार के लिए सबसे अच्छे इलाकों की खोजबीन से लेकर नक्शा खुद इकट्ठा करने तक। उसने उन दिनों बहुत कुछ सीखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सेना नए छात्रों के साथ तेजी से काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा सतर्क थी। इलाके का जायजा लेने के बाद क्विन को एक ऐसा उपकरण चलाना था जो समय का पता लगा सके। फिर उसकी कक्षा के 5-5 के समूहों में छात्र शिकार करने के लिए स्वतंत्र थे। अरे, ये थोड़ा नाइंसाफ़ी तो नहीं होगा, शेरों ने शिकायत की। मतलब, अगर दूसरे इलाके में और भी जानवर आ गए तो क्या होगा? दूसरे शिक्षकों ने मुझे आश्वस्त किया है कि उन्होंने इसे यथासंभव निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है, क्विन ने उत्तर दिया। हालांकि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि इसे पूरी तरह से निष्पक्ष बनाना लगभग असंभव है। इसे एक सबक समझो शिरो, जीवन में कुछ भी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। छात्र काम पर लग गए और बुनियादी स्तर के जानवरों से लड़ने लगे। कुछ छात्र इन जानवरों से डरे हुए थे जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। पहले की तरह कक्षा का सामना रेत के कीड़ों से था, जो आकार में तो आम इंसानों जैसे ही थे, लेकिन मुंह खोलने पर उनके अंदर धारदार दांत उभर आते थे। छात्रों को इस बात पर हैरानी हुई कि उन्होंने अपनी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। डरे हुए होने के बावजूद वे आने वाले हमलों से बचने में कामयाब रहे और अपने हथियारों का इस्तेमाल करके वे जानवरों से आसानी से निपट पाए।
लगता है कि वे क्यूई का उपयोग काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, क्विन ने कहा, क्योंकि पहले की तुलना में उसे अब थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। मुझे कहना होगा, मैं भी काफ़ी हैरान हूँ। विंसेंट ने आगे कहा, तुमने उन्हें जो क्यूई सिखाया है वह लड़ते समय ज़्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है। मुझे लगता है कि जब तुमने इसका इस्तेमाल किया था तो तुम्हारी रक्त शक्तियों के साथ मिलकर इसका असर ज़्यादा विस्फोटक था, लेकिन बच्चों के साथ, जब तक वे अपने अलौकिक करतबों का शारीरिक प्रदर्शन नहीं करते, यह ज़्यादा उभरकर नहीं आता और साथ ही उन्हें बढ़त भी देता है। हाँ, क्विन ने जवाब दिया, हम इसके लिए शिरो का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मैंने उसकी लड़ाई के बाद गौर किया कि किसी ने भी उसके इतने ज़्यादा बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। छात्र और दूसरे लोग जानवरों के गिये की वजह से अद्भुत इंसानों को देखने के आदी हो गए हैं और जानवरों का गिया हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। बेशक, अगर मैं उन्हें क्यूई का दूसरा चरण सिखाने की कोशिश करता तो बात अलग होती, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही, मुझे लगता है कि अगर वे क्यूई पर निर्भर रहेंगे तो इसका मतलब है कि ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। शिरो, वीनस और स्विन अपनी क्षमताओं के संयोजन का अच्छा उपयोग कर रहे थे। वीनस अपनी क्षमता का उपयोग सैंडवर्मर्स को लुभाने के लिए कर रहा था, जबकि शिरो उन्हें हवा में उछाल रहा था और अंत में शिरो अपने द्वंद्वयुद्ध ब्लेडों से उन पर हमला कर रहा था। उनके समूह के अन्य दो छात्र क्षमता उपयोगकर्ताओं की रक्षा कर रहे थे। स्विन और वीनस भी संकट के समय जरूरत पड़ने पर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे। जब क्विन ये सब देख रहा था तभी उसने अपनी बाईं ओर से एक जोरदार चीख सुनी। पल भर में वह उस चीखती हुई छात्रा के पास पहुंच गया और उसने देखा कि एक कीड़ा एक छात्रा के हाथ पर चिपक गया था। क्विन ने जल्दी से अपने नंगे हाथों से उस कीड़े के शरीर के आधे हिस्से को चीर दिया, फिर दूसरे आधे हिस्से को पकड़कर उसने अपनी क्यूई के दूसरे चरण का उपयोग करके उसके दांतों के चारों ओर एक बहुत पतली परत बना दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दांतों के नीचे कपड़े का एक मोटा टुकड़ा रख रहा हो। अब क्विन उसे सुरक्षित रूप से खींच सकता था और अपने नंगे हाथों से कीड़े को कोस रहा था। क्या तुम ठीक हो? क्विन ने पूछा। तब उसे समझ आया कि कीड़ा छात्रा के कवच को भेद नहीं पा रहा था। लड़की बिल्कुल ठीक थी, बस डर के मारे चीख पड़ी थी। हालांकि क्विन को यह एहसास नहीं था कि वह एक क्षण में ही शिकार क्षेत्र के एक छोर से दूसरे छोर पर चला गया था। अरे, क्या जनरल हार्डी अभी शिकार क्षेत्र के दूसरी ओर नहीं थे? फिर वे इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं पता कि शायद वह भाग गया था या वह वास्तव में उससे अधिक करीब था जितना हमने सोचा था। नहीं, मुझे यकीन है कि वह शिरो और उनके समूह के साथ था और सचमुच दूसरी तरफ था। ये टिप्पणियां सुनकर क्विन को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। अरे, लगता है मैं अभी भी छात्रों को लेकर चिंतित हूँ। पिछली बार का मेरा अपना अनुभव मुझे परेशान कर रहा है। क्विन बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं था। ये स्थान उसके लिए बहुत सारी बुरी यादें लेकर आया था और वह इस आशंका से छुटकारा नहीं पा रहा था कि कुछ होने वाला है। फैक्स जहाँ था वहाँ से मैंने फिर भी बार में जाने का फैसला किया। अंदर हल्की रोशनी थी और हर जगह स्टूल लगे हुए थे। इसे लगभग 1000 साल पहले के बार की तरह डिज़ाइन किया गया था। अंदर सभी लोग अधेड़ उम्र के पुरुष लग रहे थे और बीच बीच में कुछ महिलाएं भी थीं। हालांकि वह उस खुशमिजाज मूड में नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी, बल्कि फैक्स सतर्क था, क्योंकि पहले वाली गंध इसी बार से आ रही थी। फैक्स ने इधर उधर देखा, लेकिन ज्यादातर अपनी नाक ही चला रहा था और तभी उसने खुद को एक मेज पर पाया जिसके दोनों ओर गहरे लाल रंग के 2 सोफे रखे थे। एक आदमी, जो एक तरह की काउबॉय हैट पहने हुए था, अपना ज्यादातर चेहरा ढके हुए था और उसके सामने एक ड्रिंक रखी थी। पहले तो मैं शायद तुम्हें बार से घसीटकर खुद ही वैम्पायर की दुनिया में वापस ले जाता, फैक्स ने कहा, लेकिन नया मैं तुमसे पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस ग्रह पर बहुत सारे मानव छात्र हैं और एक शिक्षक होने के नाते अगर तुम कोई परेशानी खड़ी करने वाले हो तो मैं यूं ही आंखें नहीं मूंद सकता। उस आदमी ने अपने पे से एक घूंट लिया, फिर गिलास नीचे रख दिया, फिर उसने अपनी टोपी थोड़ी सी ऊपर उठाई ताकि वह अपने सामने खड़े युवक को देख सके। इतने कम उम्र के व्यक्ति के लिए तुम काफ़ी मजबूत लग रहे हो, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे इस जगह से खींचकर बाहर निकाल सकते हो तो तुम सपना देख रहे हो। पिशाच अजनबी ने जवाब दिया, फिर उसने अपनी चरवाहे जैसी टोपी उतारकर एक तरफ रख दी। यह एक पिशाच था जिसकी घुमावदार भूरे रंग की मूंछें और चोटी में बंधे लंबे भूरे बाल देखे जा सकते थे। पिशाच को साफ साफ देखकर फैक्स उसे पहचान ही नहीं पाया और यह बात उसके चेहरे के भावों से साफ जाहिर थी। फिर उस आदमी ने 2 उंगलियां ऊपर उठाईं। लगता है या तो पिशाच अब मेरे बारे में नहीं पढ़ाते या फिर तुम पढ़ने वाले नहीं हो, आदमी ने कहा। मैं स्कूल में कभी पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी गंध से मैं बता सकता हूं कि तुम कोई साधारण पिशाच हो, फैक्स बोला। अब मैं तुमसे फिर पूछता हूं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या मुझे तुम्हें खुद वापस ले जाना होगा? उस आदमी ने एक बार फिर गिलास उठाया और तब तक घूंट लिया जब तक कि वह खाली नहीं हो गया, फिर उसने गिलास को मेज पर रखे फैक्स के हाथ पर पटक दिया। कांच ने फैक्स के हाथ को कुचल दिया था, जिससे पता चलता है कि वह आदमी मजाक नहीं कर रहा था।
बहुत अच्छा, तुम मुझे सबक क्यों नहीं सिखाते? मैं जानना चाहता था कि नई पीढ़ी कितनी मजबूत है। सतर्क था कि कब अपने कौशल का, या कम से कम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे। साथ ही उसने इसे खुद को अभ्यास करने के एक अवसर के रूप में लिया। क्यूई के दूसरे चरण के साथ वह दूसरों की क्यूई को ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था और उसे अपने शरीर से बाहर भी फैला सकता था। हालांकि वह इसे अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा था, जिसे क्विन ने क्यूई का तीसरा चरण मान लिया था। क्विन सावधानी से अपनी आंखें बंद कर रहा था, सुन रहा था और अपने आसपास के माहौल पर नजर रख रहा था। अपने आसपास के सभी लोगों के प्रवाह को देखकर अगर किसी छात्र की ऊर्जा बाधित होती या वह डर जाता तो वह बता सकता था कि दूसरों की तुलना में उसके गलती करने की संभावना ज्यादा है। ये वे लोग हैं जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगर मैं किसी भी समस्या के आने से पहले उनकी मदद कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा। क्विन ने सोचा, जरूरत से पहले ही अभिनय करना। ऐसा भी लग रहा था कि छात्र ज्यादातर भूल ही गए थे कि उसने क्या किया था, क्योंकि वे अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वह छात्र जानवरों का शिकार करने में और भी निपुण होता गया। अरे, मुझे लगता है कि हमारा समूह कुछ कर सकता है और एक अच्छी जगह पा सकता है, वीनस ने कहा जब वे आराम कर रहे थे और अपने आसपास के सभी लोगों को देख रहे थे। क्विन की कक्षा का दूसरे वर्गों की तुलना में एक और फायदा था कि वे बिना रुके ज्यादा देर तक शिकार कर सकते थे। कुछ छात्रों ने पहले ही समझ लिया था कि जब उनके एमसी सेल ऊपर होते हैं तो वे ची से लड़ सकते हैं, और जब उनका ची खत्म हो जाता है तो वे जीवों को हराने के लिए अपने एमसी सेल पर जा सकते हैं। बेशक हर कोई ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि दूसरों को बुनियादी स्तर के जानवरों को हराने के लिए क्यूई और अपनी क्षमताओं दोनों की जरूरत थी। और हालांकि क्विन को लगा कि यह एक फायदा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि उच्च स्तर की क्षमता वाले लोगों के पास अपनी क्षमता का ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा एमसी पॉइंट होते थे। अच्छी खबर यह थी कि जैसे जैसे उनके छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता गया क्विन को उनके साथ कम समय बिताना पड़ा। हालांकि ये हमेशा के लिए नहीं रहा। जैसे जैसे लोग कुछ खास इलाकों में ज्यादा जानवरों को हराने में सक्रिय होते गए वे कम होते गए। इसलिए शिरो और उसके समूह ने शिकार क्षेत्र के बाहरी किनारे की ओर बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार ये सिर्फ वर्गों के बीच की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि अपनी अपनी कक्षाओं में भी उनके समूहों को एक निश्चित संख्या में अंक मिलते। किनारे की ओर बढ़ते हुए उन्हें वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, और उन्होंने फिर से अपनी खोज जारी रखी। वे पांचों रेत के एक बड़े टीले पर रेत के कीड़ों को तेजी से मार रहे थे, तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उनके बाईं ओर से एक कीड़ा हवा में उछलकर उनकी ओर आया। ऐसा लग रहा था कि कीड़ा पहले से ही घायल था और उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि जानवर के दांत उसके मांस में गड़ जाएं, इसलिए शिरो ने उसे वहीं पर काट दिया। अरे, वह हमारा था, बच्चों के एक समूह ने चिल्लाते हुए कहा और दौड़कर उस ओर बढ़े। लेकिन जब उन्होंने देखा कि टीले पर कौन है तो वे एक पल के लिए रुक गए और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक लड़का पास आते हुए बोला। जानवर तो लगभग मर ही चुका था और हमारे इलाके का था, इसलिए क्रिस्टल दे दो। चुंबक की तरह शिरो और अन्य लोग मुसीबत को अपनी ओर आकर्षित करते प्रतीत होते थे। रुको, क्या तुम लोग इसे चुराने की कोशिश कर रहे थे? एक और लड़का पीछे से आया और उसने देखा कि उनके समूह की एक लड़की ने पहले ही क्रिस्टल को तराश लिया था और उसके हाथ में एक क्रिस्टल था। तुम्हें पता है कि तुम्हें दूसरे शिकार क्षेत्रों में शामिल नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम हमें उस एक के लिए 3 क्रिस्टल दे दो और हम इस पूरे मामले पर चुप रहेंगे, लड़के ने कहा। लड़की के हाथ कांप रहे थे और उसने अपनी थैली से 2 और क्रिस्टल निकाले तथा उन्हें अन्य लड़कों को देने ही वाली थी कि तभी स्विन उसके सामने आ गया और उनका रास्ता रोक दिया। नहीं, अगर आपने सिर्फ एक क्रिस्टल मांगा होता तो हम आपको दे देते, लेकिन आप यूं ही धमकाकर क्रिस्टल की मांग नहीं कर सकते। अब हम पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। लड़के भौहें चढ़ाने लगे मानो उन्हें अपनी बात से गुस्सा आ गया हो। उन्हें लगा जैसे पहले भी होता था, अगर वे किसी कमजोर से कुछ करने को कहें तो वह हो जाएगा, लेकिन असल में वे बहस कर रहे थे और लड़ रहे थे। हालांकि जल्द ही एक छात्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुरुजी, ये बच्चे हमारे शिकार क्षेत्र में शिकार कर रहे थे और हमें हमारे क्रिस्टल नहीं दे रहे हैं, उनमें से एक लड़का चिल्लाया। उनके होमरूम टीचर को आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक पुरुष क्लास में था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे पर हमेशा के लिए एक नस निकल आई हो। क्या हो रहा है? नियम तो शुरू से ही स्पष्ट थे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इन सब से निपटना पड़ेगा, शिक्षक ने कहा। उस आदमी ने दूसरी कक्षा के बच्चों पर एक नज़र डाली, उसने कोई सवाल नहीं पूछा और अपना फैसला कर लिया था। तुम लोग, हमारे क्षेत्र में जो भी क्रिस्टल तुमने खोजे हैं उन्हें हमें सौंप दो। इनमें से एक और शिक्षक, वीनस ने आह भरी। चिंता मत करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने टीचर को बुलाया क्योंकि वे इस समस्या से निपट नहीं सकते, लेकिन हम दोनों वह खेल खेल सकते हैं। हाडी, हमें मदद चाहिए, स्विन चिल्लाया। हवा का एक झोंका रेत को उड़ाता हुआ चारों ओर उड़ रहा था।
उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उनके बीच से एक आकृति प्रकट हो और हार्डी वहां था। हार्डी को सभी छात्रों के सामने कितनी तेजी से प्रकट होते देख स्विन को पता था कि उन्हें मदद की जरूरत है। क्विन तुरंत यहाँ आ जाएगा और वह आ गया। वास्तव में समस्या क्या है? क्विन ने पूछा। जैसे ही शिक्षक ने देखा कि वह कौन है, उसे पसीना आने लगा। अरे नहीं, कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों समूह सीमा के पास शिकार कर रहे थे, इसलिए इस बात पर थोड़ी असहमति थी कि किसका जानवर किसका है। मैं इन लोगों को थोड़ा और अंदर ले जाऊंगा और उन पर नजर रखूंगा। इससे पहले कि क्विन कुछ कह पाता, शिक्षक चले गए। खैर, ये वह नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। वह बड़ी लड़ाई कहाँ थी? वह महाकाव्य क्षण कहाँ था जहाँ हार्डी उन्हें दिखाता है कि वह दूसरों की तुलना में कितना बेहतर है? स्विन ने सोचा। मुझे लगता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हार्डी ने हेड जनरल साच के साथ जो किया, उसके बाद अब कोई भी उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहता। वीनस ने जवाब दिया। एक तरह से छात्रों ने सोचा कि शायद अन्य छात्रों से मिलने वाला दबाव उनके लिए खत्म हो गया होगा। आश्रय स्थल के बीचों बीच लोग एक ऐसे प्रतिष्ठान से बाहर निकलते दिखाई दे रहे थे जिसका नाम बस द बार था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें बस इतना पता था कि अंदर दो लोग झगड़ रहे थे और पूरी जगह तहस नहस हो गई थी। बाहर से कई धमाके और टक्करों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और बार के अंदर से भी यही शोर सुनाई दे रहा था। आखिरकार किसी को हवा में लात मारते हुए देखा गया। वे दरवाजे तोड़ते हुए बाहर निकल रहे थे और नारंगी रंग की सख्त जमीन पर गिर रहे थे। यार, ये आदमी बहुत सख्त है, फैक्स ने उठते हुए और अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहा। उसका हाथ पहले ही घाव से भर चुका था। ऐसी तैसी बातें करने के बाद और फिर मेरी पीठ पर लात पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, किसी अनजान के साथ नहीं। कुछ ही सेकंड बाद वह आदमी बार से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। मालिक कोई भी हो, हमें हुए नुकसान के लिए खेद है। मैं वादा करता हूं कि जब भी संभव होगा, मैं पूरी भरपाई करूंगा। अरे सब लोग, फैक्स अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर चिल्लाया। यहाँ रहकर तुम लोग थोड़ा ध्यान भटका रहे हो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर तुम यहाँ से थोड़ा हट जाओ ताकि मैं इस आदमी से निपट सकूं? फैक्स ने कहा। ओह, अभी भी हार नहीं मानी है। ये जानकर अच्छा लगा कि नई पीढ़ी में हिम्मत है। भले ही वे कमज़ोर हों, लेकिन लगता है इतने सालों बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। क्या आप 13वें परिवार के सीधे वंशज नहीं थे? अगर यह सीधे वंशज शक्ति है तो पिशाच ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, आदमी ने कहा। फैक्स थोड़ा नाराज हुआ क्योंकि पहले तो वह आदमी उसे कुछ भी नहीं जानने का नाटक कर रहा था, लेकिन अब वह उसके बारे में सब कुछ बता रहा था। ये सही है, क्षमा करें, अब आप नए 10वें शापित परिवार से संबंधित हैं। ऐसा लगता है कि वे स्पष्ट रूप से परिवारों में सबसे कमजोर हैं, आदमी ने कहा। सच में? देखते हैं क्या तुमने इसे पहले देखा है, फैक्स ने कहा जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया और उसके हाथों में एक विशाल सुई बनने लगी। एक रक्त हथियार, और वो भी बिना रक्त क्रिस्टल के। ये तो कमाल की बात है, शायद मैं गलत था। तो फिर चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं, उस आदमी ने कहा।